थोड़ा सा ये कर लेते हैं। बेटा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर आपको इस तरह से लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन 1 का, ठीक है, सेक्शन ए जो बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे। तो 1 का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, जैसे ए आपने लिख दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमने देखा, तो वो बच्चे इस तरीके से आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, एक पेपर निकाल लेता हूं मैं अभी, यही वाला पेपर निकाल लेते हैं सीएस का, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ मान लिया, ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भाई इसका आउटपुट बताना, कि यहाँ पे क्या फिल किया जाए, कि आउटपुट कौन बच्चा बताएगा, बताओ भाई क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट बी सर, बी होगा सर, बी बी होगा सर, बी होगा सर जी, बी होगा, डबल स्टार होगा बी, ठीक बी है। होगा बी। तो आपको यहाँ पे आंसर जैसे सेकंड वाला, तो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, बी लिखने के बाद स्टार स्टार भी लगा देते हैं। तो आपको ये स्टार स्टार नहीं लगाना, इस तरीके से नहीं लिखना, आंसर में केवल बी लिखना हो, ठीक है। आंसर में ओनली बी लिखना, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है पेपर में जाके, पहली चीज ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे पास एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर आप केवल इसी तरह से लिखेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। इनमें से जो भी होगा वो आपको लिखना है, उसके आगे जो लिखा हुआ वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी, ठीक है। दूसरी चीज, आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही साथ कर लेंगे, या जितने भी क्वेश्चन है एक एक लाइन छोड़ के साफ साफ लिखेंगे। स्टार्टिंग में ये एमसीक्यू क्वेश्चन ही आप कर लें, पहले दूसरे पेज पे आपकी कॉपी जो है वो कॉपी इतनी मिलेगी कि बहुत सारे पेज खाली रह जाएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन पेपर इतना बड़ा नहीं होगा, कॉपी बहुत मिलेगी, तो आपको जो भी रफ वर्क करना, जैसे प्रोग्राम वगैरह आप लिखोगे, तो रफ के लिए लास्ट के पेज आप यूज कर लेंगे, कहीं बीच में कटिंग वटिंग नहीं करेंगे, प्रोग्राम नीट एंड क्लीन तरीके से लिखेंगे। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है, कोई चीज लिखने में समझ नहीं आ रहा, तो आप जो है रफ वर्क के लिए जो है, या तो आपके पास क्वेश्चन पेपर पे भी होता है रफ, अगर क्वेश्चन पेपर पे नहीं हो रहा है, तो आप जो है यूज करेंगे लास्ट के पेजेस का, ठीक है, उनसे आप रफ वर्क कर सकते हैं वहां से, ठीक है। दूसरी चीज, आपको कभी कभी ऐसा भी ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपको 21वां वो मिलेगा और 20वां क्वेश्चन मिलेगा, ये असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो असर्शन और रीजन है, उनको ध्यान से देखो, उन दोनों में से कोई एक ही गलत हो सकता है, दोनों कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। या तो हमारे पास असर्शन गलत होगा, या रीजन गलत होगा, या दोनों सही होंगे, दोनों गलत कभी नहीं होंगे वो। अब आपको पहला टारगेट इन क्वेश्चन को सोल्व करने में ये देखना है कि कौन सा गलत है। अगर आपको पता चल गया कौन सा गलत है, तो आपके पास क्लियरली आंसर हो ही जाएगा कि आंसर हमारे पास सी या डी में से आप लगा दो, ठीक है। अगर आपको पता चल गया कि गलत है कौन सा, अगर आपको लग रहा है कि दोनों के दोनों ही सही हैं, तो फिर ए और बी में से होगा। जब ए और बी में से आंसर होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखना या नहीं लिखना। तो वहां पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो आपके मन में आपको लग रहा है अपने दिमाग से कि हो सकता है, तो ए लगा दो, नहीं हो सकता बी लगा दो, ठीक है। आप अपने उससे करेंगे, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देख लेना कि हमारे पास सीओडी में से कोई होना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कि आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, किसी पे सोल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आपके पास सोल्व नहीं हो रहा, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे मान लिया इसी क्वेश्चन में है, असर्शन रीजन में आपको ए और बी में कंफ्यूजन है कि क्या होना चाहिए, ए होगा या बी होगा, तो आप क्या करोगे? बताओ भाई, क्या लगाओगे फिर आंसर? सर असर्शन के बाद बिकॉज लगा के चेक करेंगे।
हाँ, असर्शन के बाद बिकॉज लगा के चेक करेंगे। देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन का अगर आपको निकालना तो बिकॉज से आंसर मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है द इन ऑपरेटर इज यूज टू चेक मेंबरशिप इन सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। ठीक है, जो इन ऑपरेटर है वो मेंबरशिप चेक करने के लिए यूज करा जाता है क्या? बताओ, इन ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है वो? मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर किस चीज की मेंबरशिप देखता है? लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग की देखता है। तो ये तो सही है, मेंबरशिप की बात कर रहा, तो मतलब ये हमारे पास ट्रू हो गया। दूसरा दिया दी इन ऑपरेटर इवेलुएट ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि इन जो है हमारे पास क्या करता है, वो ट्रू देता है अगर लेफ्ट ऑपरेंड प्रेजेंट है राइट ऑपरेंड में। ऑपरेंड क्या होते हैं? जैसे मैं कहता हूं कि मैंने लिख दिया कि 5 इन, ठीक है, एक एल बना लिया, मान लिया एल में लिखा हुआ है 357, ठीक है, तो 5 इन एल लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या है कि 5 को चेक करेगा कि वो एल में है या नहीं है। तो 5 एल में है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये लिखा हुआ है, तो ये सही है गलत है? लेफ्ट को चेक कर रहा राइट वाले में, ये भी सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे केस में आपको बिकॉज लगा कर देखना है कि इन ऑपरेटर मेंबरशिप चेक कर रहा बिकॉज द इन इवेलुएट द ट्रू इफ द लेफ्ट, तो सही है ये। तो बिकॉज लगा के आप देखेंगे और बिकॉज लगाने से आपको पता चल रहा कि वो उस सेंटेंस को पूरा कर रहा है, असर्शन को रीजन पूरा कर रहा है, तो आप ए लगा दो। ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो आपको बी लगा देना है। जैसे यहाँ पे सेकंड वाले में देखो, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 10 इज 1011। 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1011 होता है, सही है। बाइनरी बिकॉज बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड ओनली यूजिंग 0 एंड 1, क्योंकि बाइनरी 0 एंड 1 के द्वारा होता है, इसलिए है क्या ये? ए हो जाएगा इसका तो। हाँ, क्या हो जाएगा बेटा? ए। क्यों सी क्यों हो जाएगा? सी नहीं सर, ए। अच्छा ए, अब देखो ए बोल रहा है सर जी वो अच्छा, अंदर। तो ए क्यों हो जाएगा बेटा? ये भी तो देखो ना, आपके पास 10 का ये होता है, तो 10 का बाइनरी 1010 होता है, ये तो सही है। अच्छा, बाइनरी नंबर जो है 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू। लेकिन बाइनरी नंबर 0 1 से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, इसलिए इसका सर 1 बी 0 होगा इसका। 1 0 है क्या? हाँ ठीक है, सर, बी होगा। बी ठीक होगा। है भाई। इसमें तो इवेलुएट करने का तरीका है कि किस तरीके से करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बिकॉज में 0 एंड 1, अब बच्चों को कुछ कोई ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई 0 1 लगाऊं क्या मैं बिकॉज, क्योंकि 0 1 होता है तो इसलिए भी सही है, ए होना चाहिए। 0 1 में कन्वर्ट करेंगे 1 0 को तो 1 ये आंसर आएगा। तो बिकॉज में कुछ को करेगा नहीं, ये तो नंबर सिस्टम का तरीका बताया गया है कि इसमें 0 1 होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पे दोनों में कुछ बच्चों के भी माइंड में कभी कभी, देखो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम कह देते हैं चलो ए होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन ऐसा आ जाता है तो आप जो आपको ज्यादा लगता है कि ये हो सकता है वो आप लिख दो, ए लिखना ए लिख दो। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा कि नहीं बी हो सकता है तो बी लिख दो। उसका दूसरा तरीका ये, इस क्वेश्चन को कहीं दूसरी जगह जाके लास्ट में, जैसे शुरू में आपने आंसर ए लिख दिया क्वेश्चन नंबर 21 का, कहीं 2 4 क्वेश्चन और करने के बाद दोबारा अटेम्प्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 21 और वहां पे बी लिख दो। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो एक तरीका। ठीक है, तो वैसे सही तरीके से करना, और फिर वो आपको बताया कि आप उस तरीके से भी, अगर आपको किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन में बहुत ज्यादा डाउट हो रहा तो आप एक जगह एक कर लो जो आपको ज्यादा लगता है, दूसरी जगह जाकर दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप उस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर जो है उसके बाद आप देखेंगे कि आपका एक सैंपल पेपर निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे। सर एक बच्चों का डाउट रहता है कि हाँ जैसे मान लो दो और वाले क्वेश्चन आए हैं, और में जो हाँ दो क्वेश्चन हैं, तो मान लो एक एक अटेम्प्ट कर दिया सेकंड पेज पे आंसर शीट हाँ में, और हाँ एक अटेम्प्ट कर दिया उसने 8th पेज पे आंसर शीट में। हाँ
तो दोनों में से फिर कंसिडर दोनों हो जाएंगे, या फिर मतलब वो वाला कंसिडर होगा जिसमें जो सही आंसर होगा? देखो बेटा, मैं ये बता रहा, आप जब जाओगे बेटा, जिसको भी कंफ्यूजन है सभी के लिए है वैसे ये, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम मिलेगा पेपर में, ठीक है, टाइम की कोई कमी नहीं होगी और कॉपी की भी कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी, जैसे इस क्वेश्चन में ये भी है और ये भी है। तो आप दोनों अटेम्प्ट कर दो, बाद में कर दो चाहे साथ के साथ कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों अटेम्प्ट करो, जहां भी और दे रखा, ये भी दे रखा, ये भी दे रखा, सारे अटेम्प्ट कर दो। जिस पे ज्यादा नंबर मिलेंगे वो वाला माना जाएगा, ठीक है। आपने दोनों अटेम्प्ट कर दिए, मान लिया इस वाले आपने तो लिखा अपनी तरफ से सही, लेकिन इस पे एग्जामिनर ने आपको 1.5 नंबर ही दिया, लेकिन इस वाले पे 2 दे दिए, तो आपके 2 वाले काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप दोनों कर लो, क्या पता आपको कोई, जैसे यही है 2 नंबर का, आप इसमें दिया हुआ थ्योरी चीज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ी चीज है, दोनों लिख दिया, आपने लिख दिया, लेकिन कहीं स्पेलिंग वगैरह कुछ मिस्टेक हो गई करने में, तो आधा नंबर मान लिया आपका कट गया, तो 1.5 नंबर हो गए। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखनी, उसका यूज लिखना, तो मान लिया इस वाले पे आपको 2 मिल गए, तो आपके 2 काउंट हो जाएंगे, ये हट जाएगा। तो आपको टाइम बहुत है, आप और वाले सारे क्वेश्चन में जितने भी दे रखे सब अटेम्प्ट कर लो। और एक काम करना, वैसे ये तो मैं आपको बता रहा कि कहीं भी कर दो वो हो जाता है, लेकिन कहीं भी नहीं करना, साथ के साथ नहीं करना, क्योंकि पहला टारगेट है क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना, ठीक है। पहले तो जो जरूरी है वो चीज करो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये और वाले जब आपके पास लास्ट में मान लिया आधा घंटा बच गया है, क्वेश्चन पेपर आपका पूरा हो गया, या आपने रिवाइज भी कर लिया, सारा पेपर कंप्लीट करने के बाद एक बार गो थ्रू भी हो गए सबको, तब भी टाइम बच रहा, टाइम बचे तभी करना, ये नहीं कि टाइम है नहीं आपके पास, आप शुरू में ही ये 21वां क्वेश्चन या वो 22वें 24वें क्वेश्चन में किसमें था यहाँ पे, इसमें 24वें क्वेश्चन में यहीं से शुरू कर दिया आपने और वाले भी करने, ऐसा मत करना कभी, और के करने के चक्कर में पेपर ही छूट जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और करने तो जब टाइम बचे तब करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और करने पे आपको दोनों के ही नंबर मिलेंगे, मिलेगा एक का ही नंबर, या तो इसका या इसका, जिसमें ज्यादा होंगे उसका मिलेगा, अगर बराबर होंगे तो पहले वाले का ही मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे वो नहीं, अटेम्प्ट करने तो लास्ट में करने। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन जो है पेपर में 3 नंबर का पक्का रखाया आएगा ही आपके पास, ठीक है। स्टैक का क्वेश्चन जो है, आप एक बच्चे ने भी पूछा था कि स्टैक के क्वेश्चन आपको करवा दो, तो स्टैक के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ये स्टैक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमने वैसे भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने इसमें भी लगाया था यहाँ पे। कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि हम भाई अच्छे से तैयारी करके आए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग में पेपर के टाइम पे माइंड में आ नहीं रहा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लिया आप स्टैक के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके आए हैं, लेकिन आपको स्टैक का क्वेश्चन बन नहीं रहा जो पेपर में आया, ठीक है। तो उस केस में क्या करना आपको, उस केस में आपको बस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, और कोई भी एक हर टॉपिक का एक क्वेश्चन तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना, चाहे रट के जाओ चाहे कैसे भी जाओ, एक क्वेश्चन तो ऐसा कि उसमें एक अक्षर भी गलत ना हो, तो अगर उसके जैसा ही, मतलब उसी क्वेश्चन को उठा के आपको लिख देना है जो आप पढ़ के आए हो, अगर आप पे नहीं हो रहा एग्जाम वाला क्वेश्चन, बस आपको ध्यान रखना कुछ डिजिट वगैरह चेंज करने का, ठीक है। जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसी के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा चेंज कर दो। अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा है कि एक हमारे पास स्टैक बनाना है आपको, उस स्टैक में एक लिस्ट पास करनी है, और उस लिस्ट के अंदर क्या होगा, हमारे पास लिस्ट में एम्प्लॉय के नाम, वो कहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, और उसकी क्या सैलरी, कौन सी ब्रांच में कौन सी और कितनी सैलरी, इस तरह की एक लिस्ट है। जिसमें क्या है, देखो ये एक लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, एल नाम की एक लिस्ट दी हुई है ये, ठीक है।
तो इस लिस्ट में क्या है, इस लिस्ट में एम्प्लॉय के नाम है, वो कौन से सिटी में काम करता है और कितनी सैलरी है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऐसी सिटी में काम करता है जिसका नाम एस से शुरू होता है और उस एम्प्लॉय की सैलरी 90,000 से ज्यादा है, तो उसको स्टैक में डालना है। लिस्ट में से उठा के किस में डालना है, स्टैक में डालना है, ठीक है। और स्टैक बन जाएगा और बाद में फिर उस स्टैक को आपको डिस्प्ले भी कराना। तो देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को कैसे पढ़ना, स्टैक के क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बहुत सारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पाइथन नोट्स में हमारे पास ये स्टैक इन पाइथन, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए। स्टैक के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो दो तरीके के मिलेंगे आपको। या तो आपको एक इस तरीके की मिलेगी हमारे पास डिक्शनरी, कि डिक्शनरी बनी हुई है, डिक्शनरी से कुछ आपको करने को कहा जाएगा। या आपको लिस्ट मिलेगी, लिस्ट ऑफ लिस्ट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन पेपर में आपको एग्जाम्पल भी दिया होगा कि आपको इस तरीके से करना, ठीक है। तो आपको इन्हीं पैटर्न का यूज करना। जो ये क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आपका जो है जो सॉल्यूशन होगा वो क्वेश्चन में से ही हो जाएगा आधा, और ये 3 नंबर का आना ही आना है पेपर में, ठीक है। तो भाई जैसे हमारे पास इस वाले क्वेश्चन को ही देखें, पहले तो इसको देख लेते हैं, फिर एक और आपको बताऊंगा, एक इसमें समझा देता हूं मैं और फिर आपको पैटर्न बताऊंगा कैसा करना अभी आपके सामने, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक स्टैक ले लेना, ये जो भी नाम देगा क्वेश्चन में उस नाम का, ठीक है, कि किस नाम का स्टैक बनाना वो आप लेंगे, उसको एम्प्टी कर देंगे। फिर आपको लिस्ट क्वेश्चन में ही बनी हुई होगी, लिस्ट होगी या आपके पास डिक्शनरी होगी, मोस्ट प्रोबेबली लिस्ट ऑफ लिस्ट ही आएगी पेपर में, ठीक है। वो आपको 2 फंक्शन बनाने को दिए जाएंगे, एक पुश का और एक पॉप का फंक्शन। फंक्शन के नाम भी क्वेश्चन में ही दिए होंगे, ठीक है। आप ये वाली चीजें क्वेश्चन में होगी, ये लाइन भी क्वेश्चन में होगी, ये क्वेश्चन में होगी, ये लाइन भी क्वेश्चन में होगी। अब इनको कॉल भी कराना, तो कॉल कराने के लिए ये जितना ये लिखा ये एज इट इज लिख दो, बट डैफ हटा के लास्ट में। और ये वाला पुश वाला जो ये भी एज इट इज लिख दो डैफ हटा के, ठीक है। यहाँ पे L1 हमने लिख रखा है, यहाँ पे L जो भी लिस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना। जो पॉप वाला है, पॉप वाले का कोड कोई सा भी क्वेश्चन आए सब में एक जैसा ही होता है। मोस्ट प्रोबेबली 90% क्वेश्चन का पॉप वाला कोड यही रहता है कि आप चेक कर लो स्टैक एम्प्टी नहीं है तो पॉप कर दो उसको, एल्स में क्या कर दो, बता दो कि स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। जब हम पुश वाला करते हैं तो पुश वाले में क्या होता है कि हम एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप, और जो हमारे पास लिस्ट है लिस्ट में से एक एक करके एलिमेंट एक वेरिएबल में, जैसे यहाँ पे आई है उसमें ले लेते हैं। अब उसने कहा कि आपको सिटी का नाम देखना, वो एस से शुरू हो रही, तो आप देखेंगे बेटा ये इंडेक्स 0 होती है, ये इंडेक्स 1 होती है, ये इंडेक्स होती है। तो इस जो हमारे पास आई में वैल्यू आएगी तो आई के 1 वाली इंडेक्स में अगर वो स्टार्ट विद हो रहा है एस से तो ये होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन दी हुई है कि ये सेकंड वाला यानी सैलरी जो है वो 90,000 से ज्यादा हो। अगर ये कंडीशन मैच करनी तो अपेंड कर दो। आपको इस क्वेश्चन में है ना, स्टैक का कोई भी क्वेश्चन आए केवल ये लाइन चेंज करनी और कुछ भी चेंज नहीं करना। 3 नंबर मिले मिलाए आपके, ठीक है, और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। बस आपको यहाँ पे जो स्टैक लिखा हुआ है या L1 L या L लिखे हुए इनके नाम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखने, बाकी डिक्टो लिखना है और कुछ नहीं चेंज करना। देखो मैं इसी क्वेश्चन को हर क्वेश्चन में जो ये सॉल्यूशन लिखा ना, इसी सॉल्यूशन से स्टैक का कोई भी क्वेश्चन हो वो सोल्व हो जाएगा इसी से ही। अगर आपको नहीं आता तो यही कर देना, जानने की क्या मतलब है, आए गया सारा यही आंसर है, हर क्वेश्चन का आंसर यही है, बस वही चेंज कर देंगे। अब देखो कैसे है यही। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे मुझको ये मान लिया आपके पेपर में आ गया कि एक स्कूल है उसमें स्टोर है क्लास 12 के स्टूडेंट के नाम, वो यूजिंग ए लिस्ट दैट कंटेंट मल्टीपल लिस्ट एज एन एलिमेंट। हर एलिमेंट की स्ट्रक्चर कैसे, स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ, उसके मार्क्स और उसका मेन सब्जेक्ट। अब आपको यूजर डिफाइन फंक्शन बनाने,
फंक्शन एक पुश स्टूडेंट का बनाना, एक पॉप स्टूडेंट का बनाना, ठीक है। तो पुश स्टूडेंट में क्या करना, टू पुश द स्टूडेंट का नाम और मार्क्स, स्टूडेंट का नाम और मार्क्स पुश करने, मेन सब्जेक्ट नहीं करने को कह रहा, केवल उन स्टूडेंट के जिनका मेन सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, साइंस हो, ठीक है। साइंस मेन सब्जेक्ट है, इनटू द स्टैक, स्टैक का नाम दे दिया इसने स्टूडेंट इन्फो। अब देखो इस क्वेश्चन में से उतारूंगा मैं, सोल्व कर आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन में स्टूडेंट इन्फो नाम का दिया बेटा, स्टैक का नाम स्टूडेंट इन्फो इक्वल टू एम्प्टी रख दिया, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बताया था, समझाया था, सबसे पहले हमें क्या करना, स्टैक एम्प्टी ले देना, तो स्टैक का नाम क्वेश्चन में मिलेगा आपको, तो क्वेश्चन में स्टूडेंट इन्फो लिखा हुआ वो लिख दिया। दूसरा हमारे पास ये लिस्ट बनी हुई मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बनी हुई तो उसने यहाँ पैटर्न दे रखा, वो बना लो, जब बनी हुई मिली हुई है उसी को उठा लो, ठीक है। ये लिस्ट आपके पास बन गई, इसका नाम एक लिस्ट रख दिया L इक्वल टू, ठीक हो गया काम इतना। ये मैं इसको सेव भी कर देता हूँ, स्टैक। अब क्या करना, इसने कहा दो को वो बनाने फंक्शन, ये एक फंक्शन है स्टूडेंट का, तो फंक्शन बनाने के लिए क्या होता है, डेफ लिखते हैं, तो डेफ लिखा आपने, तो यहाँ पे डेफ और फिर आपने पुश स्टूडेंट कर दिया, ठीक है भाई। दूसरा फंक्शन भी बनाना आपको, दूसरा दिया हुआ है पॉप स्टूडेंट का, तो पॉप स्टूडेंट भी कर दिया डेफ और ये कर दिया। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा इसमें, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ वही लिख रहा। फिर आपको बताया था इनको कॉल करने के लिए पुश स्टूडेंट को यहाँ पे लिख दो और पॉप स्टूडेंट को यहाँ पे लिख दो, इतना कर दिया। 3 नंबर में से 1 नंबर हो गया आपका, ठीक, 3 नंबर में से 1 नंबर हो गया। दूसरी चीज, अब मैंने ये बताया आपको कि पॉप वाले में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपको यही उतारना, तो यही उतार दो, बस कुछ नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन हो आपको क्या करना, यही वाला कोड लिखना है। कोड क्या है देखो, वाइल लगाएंगे, स्टैक का नाम हमारे पास स्टूडेंट इन्फो है, तो स्टैक की जगह स्टूडेंट इन्फो, अगर नॉट इक्वल टू 0 के तो प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट इन्फो डॉट पॉप, ठीक है। एल्स में क्या प्रिंट कर देंगे, एल्स में प्रिंट कर देंगे स्टैक एम्प्टी, ठीक है। 2 नंबर हो गए आपके, 1 नंबर तो जो स्ट्रक्चर लिखने का, 1 नंबर इसकी डेफिनेशन, अब ये लिखना आपको 1 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर पूरे हो गए 3 नंबर में से। अब इसमें देख लेते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा क्वेश्चन में से, ठीक है। इसको तो पुश वाले को तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, बस वो कोड लगाना, पुश एलिमेंट, यही कोड कोई भी क्वेश्चन आए यही लिख देंगे, ठीक है। बस क्या ध्यान रखना, यहाँ पे स्टैक का नाम चेंज कर देना जो क्वेश्चन में दिया हुआ, और तो मैं कुछ चेंज ही नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं चेंज करना, जो क्वेश्चन मैंने बना के दिया हुआ उस पीडीएफ में वो देख लो, आई इन, ठीक है, एल आपको लिख देना, एल में से निकाल रहे हो आप, आई इन एल कर दिया आपने, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, ये भी आपको यहीं से उठाया, आई इन एल, यहाँ L1 लिख रहा था, यहाँ पे L लिख दिया हमने। अब ये वाली लाइन चेंज करने को कहा है, बस आपको ये चेंज करनी और कुछ नहीं चेंज करना, बाकी 2 लाइन तो यही रहेंगी है, ठीक है। केवल उस लाइन को देखो, इफ वाले को क्या करना आपको, ये कह रहा है कि आपको पुश करना स्टूडेंट का नाम और मार्क्स ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट हु हैव साइंस एज मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट आपका कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, कौन सी इंडेक्स पे है बेटा, बताओ। 2 सर वाली पे, तो आई के 2 पे है। हाँ, तो इफ लगाएंगे, अगर आई के 2 वाली इंडेक्स पे इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइंस लिखा हुआ है। साइंस मेन सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइंस लिखा होना चाहिए, साइंस स्ट्रिंग है तो कोट के अंदर लिख देंगे। तो क्या करेंगे हम, तो हमें स्टैक के अंदर उसका ये भी डाल देना, नाम और मार्क्स डाल देना, जब एक साथ 2 चीजें एंटर करनी है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले में हम पूरी की पूरी ये सारी चीजें पूरा का पूरा एंटर कर रहे थे, मतलब उसकी
नाम भी कर रहे थे और उसके सिटी भी कर रहे थे और ये भी कर रहे थे, ठीक है, सैलरी भी। लेकिन इसने यहाँ पे कहा है कि हमें वो करना, दो ही सब्जेक्ट। पहले आपको दिखा देता हूँ पूरा करने का, ठीक है, कि आप स्टूडेंट इन्फो स्टैक का नाम है, डॉट अपेंड कर देंगे और अपेंड में आपको क्या कर देना है, आई कर देना है। स्टूडेंट इन्फो डॉट अपेंड और अपेंड में आई कर देंगे, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। आपको देखना भी है अगर कि मेरे स्टैक में क्या है, तो आप यहाँ पे प्रिंट में स्टैक इन्फो ये आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करा देते हैं। तो देखो ये प्रीति आ गई, गरिमा आ गई, साइंस वाले आए ना, प्रीति और गरिमा के साइंस ले रखा मेन सब्जेक्ट। फिर जब स्टैक प्रिंट होता है तो स्टैक में आपको पता जो लास्ट में वो पहले आता है, गरिमा का नाम पहला आया, फिर प्रीति का आया, फिर स्टैक एम्प्टी हुआ, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमारे पास बन गया ये प्रोग्राम। अब आप ये बताओ मैंने कुछ इसमें अलग किया है क्या? जो मेरे पास ये एक पैटर्न आपको बता दिया कि इस पैटर्न में कोई भी क्वेश्चन आए केवल ये इफ वाली लाइन चेंज करनी, बाकी कुछ चेंज ही नहीं करना। बाकी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ, स्टैक का नाम चेंज कर देना, ये एल वाली लाइन भी क्वेश्चन में लिखी होगी, स्टैक का नाम भी क्वेश्चन में लिखा होगा, ये फंक्शन कैसे बनाना वो भी क्वेश्चन में लिखा होगा, पूरा का पूरा ये भी क्वेश्चन में, और कुछ चेंज ही नहीं करना। 3 नंबर फ्री के तो है ये। क्लियर होगी बात सबको? अब अगर मैं कहूं इसमें भाई मुझे सारी चीज नहीं करनी, मुझको केवल अपेंड करना है केवल नाम और मार्क्स ही, तो आप एक काम कर लो, एक वेरिएबल और बना लो, जैसे के बना लिया, और के एक लिस्ट टाइप बना लो जिसमें आई 0 वाली वैल्यू हो और आई 1 वाली वैल्यू हो, ठीक है। 0 और 1 को लिस्ट बना लो या टपल बना लो, जैसा भी आपको। 0 और 1 ये लिस्ट तो पहले से ही बनी हुई, मैं अगर मान लिया ऐसे ब्रैकेट में ही करके लिख लिया टपल टाइप को, और यहाँ पे के लिख दो, ठीक है। तो दो ही चीजें जाएंगी। अब देखो इसमें प्रीति के मार्क्स चले गए, गरिमा के मार्क्स चले गए, और ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। आप अगर यहाँ पे ब्रैकेट ऐसा लगा दोगे, स्क्वायर वाला लगा दोगे तो भी कोई गलती नहीं है भाई, ये लगा दो, आपको ये शौक है तो ऐसे ऐसे लिखा जाएगा ये। अब वो क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में कैसे आउटपुट पूछा उसने कि मुझको किस तरीके से चाहिए, क्वेश्चन में बड़े ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये आउटपुट आना चाहिए ना, गरिमा 99, प्रीति 96, एम्प्टी स्टैक, ये आउटपुट आना चाहिए, यही आ रहा ना आपका बड़े ब्रैकेट में, इतना यही आ गया। ये वाला तो हमने देखने के लिए करा, उसको प्रिंट कराने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन करा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, ठीक है। अब बताओ कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो A to Z स्टैक का, बस आपको ये इफ वाली लाइन चेंज करनी है, क्या करना बस इसमें, और कुछ भी चेंज नहीं करना। अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास उसका है डिक्शनरी का, एक डिक्शनरी का भी समझा देते हैं, अगर डिक्शनरी में बना हुआ डेटा है तो कैसे करना, ठीक है। इसमें एक प्रियंका हैज क्रिएटेड डिक्शनरी एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा नाम की एक डिक्शनरी बनानी, तो आप स्टैक का नाम STK-EMP रखना। तो पहले तो स्टैक का नाम चेंज कर दो, देखो मैं कुछ भी नया नहीं करूंगा, ठीक है, बस स्टैक का नाम चेंज कर दिया, ठीक है, यहीं से शुरू से करवाते हैं। स्टैक का नाम ये रख दिया। अब जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी का नाम उसने खुद कहा भाई ये वाला नाम लो, ये एम्प्लॉय डेटा नाम की, तो एम्प्लॉय डेटा नाम की डिक्शनरी, और डिक्शनरी बना के देगा वो, या तो लिस्ट डिक्शनरी जो भी है वो बना के देगा, ये बना के दे रखी, ये उठा ली, ठीक है भाई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये फंक्शन बनाने, पुश EMP और पॉप EMP। तो डेफ लिख के आपने पुश EMP लिख दिया, और दूसरा डेफ लिख के पॉप EMP लिख दिया, ठीक है। ये हो गया पुश EMP पॉप EMP। अब इनको कॉल करा दो, इतना करने के कितने नंबर मिलेंगे बताओ? 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर हो गया क्वेश्चन उतारने का ही,
बस इस तरीके से होता है। अच्छा, ये वाली चीज आपको बताई है, ये पोप वाले में हमें कुछ नहीं करना। पोप वाले का सेम कोड लिखना, कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, सेम कोड, क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत ना है, ठीक है, यही लिखना। इससे जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आपके वो सब सोल्व हो जाएगा इसी से, ठीक है। ये लिख दिया बस। और नाम चेंज कर देना स्टैक का। क्या नाम है स्टैक का यहाँ पे? STK-EMP। तो स्टैक की जगह STK-EMP लिख, ठीक है। अगर STK-EMP एम्प्टी नहीं है तो उसको पॉप कर दो, अदरवाइज एल्स में स्टैक एम्प्टी प्रिंट करा दो। 2 नंबर हो गए, ठीक है। आ जाओ अब आगे क्या कहा इसने, अब क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि पुश ऑल दोज एम्प्लॉय कोड वेयर द सैलरी इज लेस देन 25,000 फ्रॉम द डिक्शनरी इनटू स्टैक। यानी ऐसे एम्प्लॉय के कोड स्टैक में डाल दो जिनकी सैलरी 25,000 से कम है, ठीक है। तो 25,000 से कम सैलरी होनी चाहिए, उनके कोड डालने हैं। तो कैसे करेंगे भाई, कोई बच्चा बताएगा? इफ की केस लगानी हमें। देखो इफ वाला आपको समझना कि इफ कैसे लगेगा, बाकी तो आपको अगली लाइन पता ही है कि यहाँ पे हमारे एक लूप चलाएंगे। पहले तो एक लूप चला लो कि फॉर लूप लगाना फॉर आई इन एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा पे ये आई लगा दिया, जो लिस्ट की जगह एम्प्लॉय डेटा लिखा। और यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे हमें डॉट अपेंड लगाना होता है, अपेंड में आई डालना होता है और लास्ट में फिर प्रिंट करा देना होता है स्टैक EMP को। बस इफ वाला चेंज करना, बाकी कुछ करना ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अब वो बताओ, कौन बताएगा भाई क्या होगा यहाँ पे? जैसे ही मैंने एम्प्लॉय डेटा लिखा, किसी डिक्शनरी से अगर हम आई को 1 बाई 1 कर रहे हैं, फैच कर रहे, तो क्या होता है, उसकी की और वैल्यू का पेयर बन के आता है, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा, ये एम्प्लॉय की स्पेलिंग चलो जैसी भी क्वेश्चन में लिखी हुई है आपने देखा होगा बेटा। देखो जैसे हमारे पास ये है, ये एक डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी पे अगर मैं यहाँ पे लूप लगाता हूं कि फॉर आई इन, ठीक है, एम्प्लॉय डेटा, ये हमने यहाँ पे लूप लगाया, तो क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करें अगर आई को, तो आई में क्या आएगा? तो आई में हमारे पास केवल की आ जाती है, ये सारी की सारी की, बाय डिफॉल्ट ये की निकालता है। अब मुझको तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए वैल्यू, ठीक है, कि 25,000 की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, चाहिए ना। और मुझे ये देखना आई के अंदर की और वैल्यू दोनों चाहिए। अगर हमारे पास वैल्यू जो है 25,000 से ज्यादा है और उसकी की हमें स्टैक में डालनी है, तो बताओ क्या कैसे आएंगी यहाँ पे पेयर बन के? कौन बच्चा सर बताएगा? आइटम से। सर आइटम से। आइटम्स है। अगर मैं बेटा यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ, बस इस इफ वाले कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आइटम्स लिख दिया ऐसे, ठीक है, एम्प्लॉय डेटा डॉट आइटम्स, जब अब आप प्रिंट कराएंगे यहाँ पे आई को, तो हमारे पास देखो दोनों चीज आएंगी, ठीक है, ये भी आ रही ये भी आ रही, दोनों चीजें हमारे पास यहाँ पे आ रही, ठीक है। अब हमें ये देखना है कौन से वाला जो है 25,000 से ज्यादा है। 25,000 से ज्यादा एक ही है, इसमें दो है, 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला। तो जो भी हमारे पास 25,000 से ज्यादा है उनको स्टैक में पुश करना। बताओ इफ में क्या लिखेंगे? बताओ। सर इफ डिक्शनरी का नाम आइटम्स इज हाँ, ग्रेटर देन 25,000, फिर अगली कॉलन लगा के अगली लाइन में फिर स्टैक का नाम डॉट अपेंड और फिर सैलरी वो आइटम। तो उससे हो जाएगा।
बेटा देखो एक चीज और देखो, अगर मान लिया इस वाले में यहीं पे देख रहे हैं, ये वाला अगर हम निकाल रहे हैं, तो अगर हमारे पास की डाल देते हैं स्टैक वो डिक्शनरी की, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर हमने की में ही आ गया, मान लिया आई हमारे पास की है, ठीक है, या जैसे ये है E001, ठीक है, ये हमारे पास की है, तो इससे करने से मेरे पास क्या रहा 15,000, ठीक है। 002 करने से क्या आएगा, जो उसकी सैलरी 27,000। 003 करने से क्या आएगा 30,000। तो मुझको जरूरत किसकी है, मुझको इसकी जरूरत है, इसकी नहीं है। ये तो अपने आप निकल के आ जाएगा अगर ऐसे कर दूंगा, आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा सर, आ जाएगा। तो अब देखो, अगर यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा लिखा मैंने, तो मेरे पास E001, E002 और 03 यही आए, और मुझे केवल यही तो चाहिए, यही मुझे एम्प्लॉय। अब बस आप यहाँ पे बेटा ऐसे ही लिखो, अगर एम्प्लॉय का आई की वैल्यू क्या है 001, E001, अगर वो E001, 002, 003 अगर ये ग्रेटर देन है 25,000 से, ठीक है, तो स्टैक में चला जाए आई क्या है E001, E002 वो वाला चला जाए, नहीं है तो ना जाए, बस इतना ही तो लिखना, खत्म काम। देखो 2 और 3 वाले की सैलरी है 25,000 से ज्यादा, वो 2 और 3 वाला चला गया स्टैक में। जब प्रिंट होंगे तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाते हैं, लीफ ऑर्डर में, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। तो यही तो क्वेश्चन में कहा हुआ। अब बताओ, स्टैक के क्वेश्चन का हवा बना के रखते हैं बच्चे, कुछ है स्टैक के क्वेश्चन में? है भाई? केवल एक लाइन का क्वेश्चन है स्टैक का, केवल ये इफ लिखने का, और कुछ भी नहीं। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ठीक है, अगर मान लिया आपकी, देखो अगर इफ वाली लाइन गलत होगी, आपका आधा नंबर ही तो कट जाएगा, 2.5 नंबर तो तब भी आ रहा, जो बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं करेगा उसके तो 3 ही कट गए। और बस ये वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस इफ तो लिखना ही है। ये यहाँ पे क्या लिखना, हर क्वेश्चन में यही चेंज होना, बाकी किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं। अब इसकी आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, कोई से भी। बस चेंज क्या करना, स्टैक का नाम, ये जो हमारे पास यहाँ मिलेगी, ये क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में मिलेगा, हमें कुछ नहीं लिखना अपनी तरफ से, ठीक है, हर चीज क्वेश्चन में मिलेगी। किसका डाउट था भाई ये, अब बताओ, डाउट है इसमें, क्लियर हो गया? पुलिस तुम्हारा डाउट था ना भाई? विपिन सर, आपने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है क्या? हाँ हाँ, वो सर मेरा तो अलग है। हाँ नहीं, आपके एंड से रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ। ठीक है। मैं ये कह रहा था, पुलिस तुम्हारा डाउट था ना भाई स्टैक वाला? वैसे सबको समझ में आ गया स्टैक वाला अब कितना इजी हो गया है? किसी का Yes, कोई sir. डाउट हो तो Yes, पूछ sir. सकता है अभी भी। हर्ष, ये कोई हर्ष लड़के ने जो है हैंड मैंने दोनों तरह के बता दिए। अगर आपके पास डिक्शनरी बनी हुई है तो डिक्शनरी में इस तरह का करके लिखा जाएगा, ठीक है, और अगर आपके पास वो बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है, तो लिस्ट वाला भी बता दिया। उसमें आई शुरू में होता है, ब्रैकेट में इंडेक्स होती है, ठीक है, तो उस पैटर्न को यूज करना, ठीक है। ये वाला जो आपका पैटर्न इसमें दिया हुआ है, ये वाला पैटर्न जो होता है इस तरह से, आई शुरू में लिख के ब्रैकेट में इंडेक्स, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट वाले में चलेगा, और ये वाला पैटर्न आपका डिक्शनरी में। तो लिस्ट के या डिक्शनरी के क्वेश्चन आएंगे स्टैक में, और केवल ये लाइन ही चेंज करनी है आपको, ये लॉजिक लगाना अपने दिमाग से, बाकी कुछ करना ही नहीं है, बाकी तो सब क्वेश्चन में से उतारना, ठीक है। और बताओ भाई, और किसी को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? सर आईपी का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इनका सीएस वालों को थोड़ा बता दिया है। अच्छा, सीएस वालों को कोई डाउट है? सीएस वाले और बता दो भाई, किसी को कोई डाउट हो सीएस तो। वाले, अगर किसी को और कोई डाउट हो तो भाई। अभी कॉमन ले लेते हैं, अगर पाइथन में नहीं है हाँ, वो थोड़ा एसक्यूएल, देखो, हाँ हाँ एसक्यूएल हाँ थोड़ा सा ले लेंगे। एसक्यूएल है, ठीक है। और दूसरी नेटवर्किंग। चीज देखो बेटा, सुनो एक चीज और बता देता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम बाइनरी फाइल के भी आएंगे पेपर में,
CSV फाइल के भी आएंगे, ठीक है, और आपके पास उसके भी आएंगे, टेक्स्ट फाइल के भी। तो जो भी प्रोग्राम, जब भी जिस भी प्रोग्राम में फंक्शन लिखने के बारे में आया कि फंक्शन लिखो, सर ये ठीक बार है, हटा दो, ये बार आ रहा है ना बीच में, ये दिखाई नहीं दे रहा ये इसकी वजह से। हाँ हाँ, ये इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो बेटा, जैसे यहाँ पे इसमें आ जाते हैं, CSV फाइल है ये, ठीक है। तो CSV फाइल के अंदर भी हमारे पास फंक्शन बनाने के लिए कहेगा राइट द पाइथन फंक्शन, ठीक है। तो जहां भी फंक्शन बनाए ना, तो 4 नंबर में से 1 नंबर तो आपको फंक्शन डेफ, फंक्शन का नाम और कॉल करना, फंक्शन डिफाइन करना और कॉल करने के ही है 1 नंबर तो, ठीक है। इतना आप कर लो, और इंपोर्ट करना होगा। CSV में इंपोर्ट CSV, और बाइनरी में इंपोर्ट क्या लिखेंगे सर पिकल। याद है, पिकल, ठीक है। इंपोर्ट पिकल। इंपोर्ट पिकल करना, इंपोर्ट CSV करना, और बस फंक्शन बना के डेफ और ये फंक्शन का नाम और फंक्शन को कॉल करना, आधा प्रोग्राम तो वहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगेगा इतना बड़ा लिखा हुआ, लेकिन आधा तो उसमें ही काम हो जाएगा आपको। तो अटेम्प्ट जरूर करना, जो बच्चा अटेम्प्ट नहीं करेगा उसको ही दिक्कत है। अच्छा, एक प्रोग्राम ये वाला प्रोग्राम आता है, ये भी बता दें आपको, पाइथन MySQL कनेक्टिविटी, पाइथन MySQL की कनेक्टिविटी का। इस प्रोग्राम का लॉजिक भी समझ लो, 4 नंबर का प्रोग्राम आएगा ही आएगा ये भी पेपर में। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, जैसे स्टैक वाला प्रोग्राम है ना, ऐसे ही सेम डिक्टो ये भी प्रोग्राम है, केवल आपको नाम चेंज करने, बाकी कुछ करना ही नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस PDF में आपको शेयर की हुई है ये, इसमें आपको प्रोग्राम एक पाइथन MySQL की कनेक्टिविटी का बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यही प्रोग्राम लिख दो। इस प्रोग्राम में जैसा भी प्रोग्राम पेपर में आएगा, हर प्रोग्राम कवर हो जाएगा, हर क्वेश्चन का आंसर है इसमें, ठीक है। बस आपको क्या चेंज करना, देखो, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर सबसे पहले लिख दो। जब भी MySQL कनेक्टिविटी का प्रोग्राम मिले, पहली लाइन यही लिख दो, और इसी का आधा नंबर हो गया आपका, इंपोर्ट MySQL। हाँ सर इसमें बोलो ये बेटा। कोड लिखने को आएगा या फिर फिलिप्स फिल करने के लिए आएगा? बेटा कोड लिखने को भी आ सकता है, फिल करने को भी आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है कोड लिखने को आ जाए 4 नंबर में। कभी कभी फिल करने को भी आ जाता है। फिल करने को आएगा तो फिल करने में कौन सी लाइन आएंगी वो भी बता देता हूँ मैं। फिल करने में पहले तो इसमें ही आ जाता है, तो ये चीजें आप ध्यान रख लो, ठीक है। पहली लाइन ये है इंपोर्ट MySQL कनेक्टिविटी, दूसरी लाइन ये है केवल आपको ये चेंज करनी है, इनके अंदर जो ये ग्रे कलर में लिखे हुए हैं ना, ग्रे कलर वाली वैल्यू चेंज करनी। और ग्रे कलर वाली वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, वो क्वेश्चन से मिलेंगी। जैसे इसने कहा होस्ट का नाम लोकल होस्ट, यूजर का नाम रूट और पासवर्ड पेंसिल, तो बस आपको इसमें यही लिख देना, यहाँ लोकल होस्ट लिखा है, यहाँ रूट, पासवर्ड में रूट की जगह पेंसिल लिख दो। तीसरी लाइन यही रहनी, कॉन डॉट कर्सर ही रखनी है आपको, ठीक है। फिर आप क्रिएट डेटाबेस आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको करना, अगर इसी क्वेश्चन को आप कर रहे तो डेटाबेस का नाम यहाँ पे मिलेगा, टेबल का नाम स्टेशनरी है, डेटाबेस का नाम आइटम DB है। तो आप इस लाइन को यहाँ पे SP शर्मा जी की जगह आइटम DB लिख दो, यहाँ आइटम DB। क्रिएट टेबल, टेबल में इम्प्लॉय लिखा हुआ है, इम्प्लॉय की जगह क्वेश्चन में जो दिया हो, अपनी तरफ से कुछ नहीं, क्वेश्चन ये वाला रट लिया आपने, ठीक है, ये समझ लिया। अब बस इसमें चीजों को चेंज करना अपने एग्जाम के क्वेश्चन से। टेबल का नाम स्टेशनरी, कॉलम के नाम ये फिल कर देंगे, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ तक का। अब इसके बाद का जो काम है वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, आपने आधा काम कर दिया, 4 नंबर में से 2 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अब ये कह रहा है कि ऐड एंड डिस्प्ले का एक फंक्शन बनाना, तो फंक्शन आपको पता ही है, डेफ करके फंक्शन बना दोगे ऐड एंड डिस्प्ले। राइट द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन, ठीक है। ये इनपुट करेगा और फिर इसमें से स्टेशनरी इन द टेबल स्टेशनरी, तो इनपुट के लिए फिर फंक्शन दैट शुड रिट्रीव एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड, और जिनका प्राइस 120 से ज्यादा है। तो देखो बेटा, इसमें क्या करना आपको, ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
ये जो, क्योंकि उसने फंक्शन बोल दिया, तो आप डेफ लिखेंगे और डेफ में जो फंक्शन का नाम लिखा वो, और यहाँ से इनको इनपुट करा के ये डाल देंगे। वहां पे ई आई डी, ई नेम, ई सैलरी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में जो भी कॉलम के नाम दिए हुए पेपर में वो लिख देंगे, आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस और क्वांटिटी, वो यूजर से इनपुट करवा लो, ठीक है। और यही कमांड लिख दो, बस इनमें नाम चेंज कर देंगे और कुछ नहीं, टेबल का नाम और कॉलम के नाम, हो गया कंप्लीट। फिर डिस्प्ले वाला यही लिख देना है, टेबल का नाम चेंज करना डिस्प्ले में, तो और कुछ करना ही नहीं, ठीक है। जब हम डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे बस क्वेरी चेंज हो जाएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, वेयर और लगा देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा वेयर प्राइस ग्रेटर देन 120, बस इतना कर देंगे, बाकी यही लिख देंगे, इतना ही। तो ये इससे ही हो गया। अब मैंने कहा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यही प्रोग्राम उतार दो, तो भाई इस प्रोग्राम में बस वैल्यू वैल्यू चेंज कर दो, कैसा भी क्वेश्चन आ रहा तो सारे के सारे इसमें देखो, इस एक क्वेश्चन में इनपुट कराने के भी हैं, डिस्प्ले कराने के भी हैं, डिलीट कराने के भी हैं, ठीक है, सेलेक्ट भी, डिलीट भी, अपडेट भी, सब है इसमें। भाई ये 4 तरह के ही आते हैं और कुछ आएगा ही नहीं, तो इसमें सारे हो गए, आपका क्वेश्चन तो पूरा ही हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से 4 नंबर ये पक्के हो गए आपके, क्लियर। किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ, और ये आप मेरे हिसाब आप से एक ने हैंड रेज किया हुआ था, शिव, शिव ने हैंड रेज किया आप हुआ अपना था। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बस आपको जितना लिखना, सर केवल मासूम शर्मा के गाने चलाओ। हम्म। क्या कह रहा है, इसको रिमूव करो, ये कौन है? कौन है भाई? सर मासूम शर्मा ही चलेगा। कौन है भाई ये? पता नहीं क्या, रिमूव कर दो। हम्म। कैसे कर देगा? यादव ऑन टॉप। यार ये बड़ी दिक्कत है। ये है ना, किसी को शेयर कर दिया होगा किसी ने। चलो सर, ये थोड़ा मैं कर लेता हूँ। शिव तुम अपना डाउट पूछो भाई। यस सर, मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसका आंसर चाहिए था मुझे। हाँ करो, मैं अपने स्क्रीन फर्स्ट। एक सेकंड सर, रोटेट। यस सर। सर ये 11th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आई नहीं बेटा तुम्हारी स्क्रीन। दोबारा से शेयर करो शिव। सर वीडियो है, वीडियो है? कैमरा ऑन किया मैंने, कैमरा ऑन किया मैंने। नहीं आ रहा कैमरा, कैमरा नहीं आ स्क्रीन पाएगा। शेयर करो ना बेटा। सर उसके लिए तो मुझे इसकी फोटो खींचनी पड़ेगी, 1 मिनट सर। बुक का क्वेश्चन है सर, 1 मिनट। ला 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 ला। Open. Share screen. आईपी वालों को अगर कोई डाउट हो तो तैयार रखें, आईपी वाले भी पूछ सकते हैं थोड़ी देर में। Start. हाँ, पाइथन सर माइनस स्क्रीन दिख रही है? कनेक्टिविटी। हाँ ठीक है, पूछो। हाँ बेटा। स्क्रीन आई नहीं बेटा तुम्हें। सर प्राइवेसी की वजह से वो गैलरी को ले नहीं रहा है। तुम एक काम करो, व्हाट्सएप कर दो सर को, ठीक है, सर शेयर कर देंगे। सर ऐसे दिख रही है? बहुत छोटी आ रही है। ओके सर, मैं सर को शेयर करता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन।
हर्ष सर कोई ब्राह्मण कोई पूछना चाह रहा है। हर्ष कुछ पूछना चाह रहे हो तुम? सर बाइनरी इंपोर्ट वाला सर एक बार रिपीट कर दो सर, मैं सर समझ नहीं पाया सर, सचिन सर। अच्छा, बाइनरी क्वेश्चन वाला बेटा ये कहा था कि इंपोर्ट पिकल आपको लिखना ही होता है। पिकलिंग का मतलब क्या होता है, अनपिकलिंग का मतलब क्या होता है, टेल सीक इनका मतलब समझ लो आप। और कोई भी हमारे पास प्रोग्राम, हर उस चीज का प्रोग्राम आप एक एक प्रोग्राम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। अगर आपके पास जो भी क्वेश्चन में प्रोग्राम आते हैं पेपर में, ठीक है, तो आपको बस वो करनी, वैल्यू चेंज करनी है, नाम चेंज करने, सारे प्रोग्राम वही है, जो आपको आता है आप वो लिख दो बस वैल्यू चेंज करके। ज्यादा अगर आपको नहीं आ रहा लिखने में तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आता है आप जो भी, जैसे मान लिया आप बाइनरी फाइल का कोई प्रोग्राम बना के ले गए, तो पहली लाइन में आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट पिकल लिखोगे, फाइल ओपन करोगे, फाइल जो नाम दे रखा वो नाम लिख दोगे, डंप लिख के दिखाना, लोड लिख के दिखाना, इतने पे आपका काम हो गया। ओपन क्लोज, क्लोज करनी, ओपन करनी, डंप लोड लिखनी। बाकी मतलब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन में फंक्शन का नाम दे रखा तो फंक्शन आप डेफ करके फंक्शन बना लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली फंक्शन से ही आएंगे। फंक्शन को डिफाइन करना, कॉल करना, बीच में यही लिखने, तो हर क्वेश्चन वही हो जाता है। इफ एल्स वाले चेंज होते हैं, बाकी कुछ भी किसी भी उसमें नहीं होता। तो घबराने की जरूरत नहीं, जो आपको आता है उस तरह का आप लिख दो बस वैल्यू चेंज करके, ठीक है। अगर आपको नहीं आता उस केस में, ठीक है, तो आपके हर प्रोग्राम का हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के ही नहीं जा रहे, घबरा जा रहे, क्या है ये तो मुझे आता ही नहीं लैंग्वेज। आपको दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ, बच्चों को आते समय लैंग्वेज नहीं समझ में आती, इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश के पैराग्राफ पढ़ के वो घबरा जाते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही घबरा जाएंगे कि ये लिखा हुआ समझ नहीं आएगा आधे बच्चों को। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं। सीएसवी विद्या, जो सीएसवी का पढ़ के गई हो ना, समझ नहीं आ रहा अगर इसको, तो वही लिख दो बस। ये नाम वाम देख लो क्या क्या है, ये नाम वही यूज कर लो, अपना प्रोग्राम लिख दो, ठीक है। 4 में से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, इंपोर्ट विम्पोर्ट फंक्शन वंक्शन डिफाइन करने के, और उतना आप कर ही लोगे, तो घबराना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। हर चीज का एक एक प्रोग्राम टेक्स्ट फाइल का और फंक्शन के थ्रू करके जाना कि कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या आते हैं। एक क्रिएट करने की आती है फाइल, अपडेट करने की आती है, बस क्रिएट अपडेट, ठीक है। डिस्प्ले वगैरह रीड करनी, यही तो होती है रीड राइट। तो एक फंक्शन रीड करने का, एक राइट करने का, एक अपडेट करने का, ये 3 फंक्शन बना के कोई भी प्रोग्राम, एक टेक्स्ट फाइल का, एक बाइनरी फाइल का, एक सीएसवी फाइल का, ये तो लिख लिख के ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि भाई पक्के हो जाने चाहिए। एक स्टैक का बस, और एक पाइथन माईएसक्यूएल का, 5 प्रोग्राम करने। 5 प्रोग्राम से 5 प्रोग्राम ही आपका पूरा पाइथन माईएसक्यूएल की कनेक्टिविटी सब करवा देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ अनुराग पूछो भाई सवाल। अनुराग। हाँ भाई अनुराग, एक मिनट में, अच्छा वो शिव का आया सर आपके पास? हाँ शिव का क्वेश्चन आ गया है। अब कौन सा क्वेश्चन भेज दूं मुझको, व्हाट्सएप वो कर दो या हाँ उन्होंने पे स्क्रीन पे शेयर CS कर दो। वाले ग्रुप में डाल दिया है। अच्छा एक उसके नेटवर्किंग के क्वेश्चन की मैंने एक वीडियो ग्रुप में शेयर करी थी सीएस वाले में, तो आपके में भी कर दी। हाँ सर वो देख लिया होगा इन्होंने। उस ये सीएस, अच्छा कौन सा क्वेश्चन है? ये है 10th और 11th हाँ। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखने का पैटर्न हो रहा है, इसलिए घबरा रहा होगा बच्चा। इसमें बेटा क्या है, एक ही लाइन में लिख दिया। ये 3 जो एरो लगे हुए, ये एरो तो प्रॉम्प्ट है। जो इसमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं ना 3 एरो वाले, वो तो प्रॉम्प्ट है। यहाँ A,B,C इक्वल टू 1,2,3 ये लिखा हुआ। इसका मतलब है A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये है
एक ही लाइन में आप एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को कर सकते हो डिफाइन, ठीक है। तो एक ही साथ एक ही लाइन में कर दिए। अगर यहाँ पे ये सारे इंटीजर टाइप होंगे, पहले वाली, हाँ बेटा सर मुझे बस इसमें ये पूछना था, इसका मैंने जब आंसर निकाला था। एक मिनट, स्क्रीन तो मेरे वो नहीं हो रही ना शो। हाँ बेटा बोलो, इसका आंसर निकाला था तो सर आंसर -2 आ रहा था, बट मुझे कंफ्यूजन ये हो रही थी कि वो बूलन में होगा या इंटीजर में होगा। इसमें एक सिर्फ -2 दिया है, एक बूलन में दिया है -2.0। बुलियन में नहीं, फ्लोट में दिया है, एक इंट में दिया है। अब देखो उसका मतलब क्या, कब समझना आपको। फ्लोट में आते हैं हमारे पास डिवीजन के रिजल्ट, ठीक है। फ्लोट डिवीजन के फ्लोट में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर फ्लोट में वैल्यू नहीं है तो वो वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ए फ्लोट डिवीजन बी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल सी प्लस ए माइनस सी इंटू ए दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू कितनी 1, फ्लोट डिवीजन 2, एक्सपोनेंशियल 3 प्लस ए की वैल्यू 1 माइनस सी की वैल्यू 3 इंटू में ए की वैल्यू 1। सबसे पहले क्या सोल्व होता है बताओ? सबसे सर डिवीजन या एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल होगा बेटा। तो पहले 2 का एक्सपोनेंशियल करेंगे 3 के साथ, तो क्या होगा 8 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 1। अब इंटू और फ्लोर डिवीजन जो है दोनों की बराबर प्रायोरिटी होती है, जो पहले आ जाए वो करेंगे। 1 को 8 से भाग करेंगे तो फ्लोर डिवीजन कितना आएगा सर? इसका आएगा बताओ सर 0। 1 को जब हम कर रहे तो 0 ही बन जाएगा। Yes, दोनों sir. इंटीजर हैं तो 0 हमारे पास आ गया, प्लस 1 माइनस के 3 इंटू 1। अब क्या होगा इसमें सर? 3 इंटू 1 होगा पहले। 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 0 प्लस 1 माइनस के 3, ठीक है। अब पहले क्या होगा प्लस होगा, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 माइनस के 3, 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस के 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो ये कर दिया फ्लोर डिवीजन, बी फिर सी हो गया प्लस ए हो गया माइनस सी इंटू ए, ठीक है। तो माइनस के 2 रिजल्ट बन गए, ठीक है। पॉइंट बेटा तब लगता हमारे पास या तो इन दोनों में से कोई पॉइंट में होता, ठीक है, फ्लोट में अगर होता, या हमारे पास नॉर्मल डिवीजन होता तो वो देता है। अच्छा एक कौन सा 11वां? यस सर। अच्छा इसमें कहा ए बी सी की वैल्यू यही है, देन विच स्टेटमेंट विल गिव द आउटपुट 2.0 फ्रॉम द फॉलोइंग। 2.0 बताना आप कौन से का आएगा। ए बी सी की वैल्यू यही है। अब देखो पहले वाले में दिया हुआ है ए बी सी प्लस 1, ये हमारे पास क्या है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 3 प्लस 1 कर दिया। तो जब 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ जल्दी से भाई। 1 को 2 से भाग करना नहीं आता क्या? 1 को 2 से भाग करो कितना रिमाइंडर बचेगा? 0 बार चलेगी तो 1 रिमाइंडर बचेगा ना, ठीक है। तो ये 1 आ गया, रिमूव करो। सर कौन है ये? इन्हें पढ़ना नहीं, इनका पेपर है। प्लस 1, तो 1 को अब 3 से करेंगे बेटा कितना आएगा 1 आएगा। 1 प्लस 1 कर दिया 2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। यस सर। अब दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले में यही दिया हुआ है बी वाले ऑप्शन में सेम चीज और प्लस 1.0 दे रखा, तो इसका आंसर तो बनाना अभी हमने करा ही है। प्लस 1.0 तो ये कितना आ जाएगा 2.0 आ जाएगा। तीसरे वाले में केवल इतना ही दिया हुआ है, तो इतना ही दिया हुआ है, इसका आंसर तो 1 आएगा। नेक्स्ट डी वाले ऑप्शन में आपको ये दे के और फिर माइनस के
1 कर दिया तो माइनस के 1 कर दिया तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो आपका ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, वैसे भी फ्लोट में हमने देखा एक वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्लियर? ओके, यस सर, और बताओ भाई। थैंक यू सर। किसी बच्चे का और कोई डाउट? हाँ अनुराग, सर। अनुराग। हाँ बोलो सर बेटा। अगर हमें कोई फंक्शन डिफाइन करना है जिसमें हमें कोई बाइनरी फाइल लीड करनी है तो इंपोर्ट पिकल फंक्शन से पहले करना होगा, फंक्शन के अंदर करना होगा? इंपोर्ट पिकल सबसे पहली लाइन वही लिखनी क्वेश्चन लिखते ही। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, पहली लाइन में इंपोर्ट पिकल लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करना बाइनरी फाइल का। उसके बाद डेफ, मान लिया आपके पास, मान लिया रीड बाइनरी के नाम से, रीड बिन के नाम से कोई फंक्शन दिया, ये लिख देंगे। एक डेफ राइट बिन के नाम से दिया हुआ तो राइट बिन लिख दो। ठीक है, ये क्वेश्चन में नाम मिलेंगे और फिर इनको कॉल करा दो। इतना काम करना। इनकी जगह ये कॉल मतलब बाद में कराने, ऐसे नहीं कि एकदम यहीं पे करा दो, जगह भी ना छोड़ो कोड लिखने की, इनके बीच में कोड लिखे। इतना लिख दिया आपने, क्वेश्चन में से उतारना है तो। ठीक है, बस हो गया काम। और एक चीज और लिखनी, देखो कुछ चीजें कॉमन है जब भी बाइनरी फाइल का आ रहा है तो f इक्वल टू ओपन करेंगे, फाइल का नाम क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, मान लिया abc.dat लिखा हुआ है, और मोड रीड में तो rb लिख देंगे इसको। ठीक है, ये हो गया रीड कर रहे जब हम। इसके बाद इसमें लास्ट लाइन f डॉट क्लोज भी लिख दो। ये कॉमन चीज जो हर क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, और यहां से इस वाले में ये लिख दो, यहाँ पे wb लिख दो राइट वाले में, और इसमें भी क्लोज। इतना इतना हर उसमें जहां भी बाइनरी फाइल का क्वेश्चन मिले इतना लिख देना। ठीक है, और बस नाम चेंज कर देना, ये फाइल का नाम और फंक्शन के नाम। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 2 नंबर हो गए। ठीक है, ओके सर। बाकी आपको 2 लेने के लिए मेहनत करनी, वो पढ़ना है। ठीक है, ये मैं ऐसे बच्चों के बारे में बता रहा जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अब तक, पूरे 2 साल में ऐसी कॉपी किताब नहीं खोली, तो एक दिन में वो कैसे पास हो या 2 दिन में। ठीक है, ये ट्रिक उनके लिए है। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे वो तो अच्छे तरह से करेंगे। अच्छा, और किसी का कोई डाउट भाई, ICS वाले स्टूडेंट्स? सर एक मैंने जो ग्रुप पे भेजा था लर्निंग CS वाला, वो पूछ लीजिए। ठीक है, सुहासी बताओ। सर मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया था, उसमें मुझे डाउट है कि वो कोड सही है कि नहीं है, तो मुझे वही चेक कराना एक बार। हाँ तो हाँ भेज दो बेटा, सर को व्हाट्सएप कर दो या ग्रुप में ही भेज दो, ग्रुप में भेज दो। ओके सर। कौन से उसका है चैप्टर का? सर वो डेटा हैंडलिंग का नहीं, फाइल हैंडलिंग का है, CSV फाइल वाला। हाँ भेजो। हाँ भाई, ध्रुव झा। सर मेरे को पूछना था सर, ब्रेक का इस्तेमाल लूप में सर कहाँ, मतलब किस किस कंडीशन में होगा सर? ब्रेक का इस्तेमाल लूप में कब होगा? अगर हमें लूप को रोकना है कि लूप में आगे लूप काम ना करे तो ब्रेक लगा दो। सर उससे सर कोई कंडीशन अगर उससे आगे लगा देंगे तो सर उससे नहीं होगा? कंडीशन के आगे नहीं लगाना, लूप के अंदर लगाना है। ओके सर। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखो बेटा, एक हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको क्या पढ़ के जाना, 2-4 नंबर की आएगी वो पेपर में। एक्सेप्शन हैंडलिंग के कौन कौन से कीवर्ड है? ट्राई, एक्सेप्ट, ठीक है, और उसके बाद एल्स, फाइनली, रेज और असर्ट। ये 6 कीवर्ड है हमारे पास जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ट्राई का मतलब ऐसा कोड लिखा जाता है जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है।
एक्सेप्ट जो होता है वो जो एक्सेप्शन ट्राई थ्रो करता है उसको हैंडल करता है। एल्स क्या होता है, ऐसा कोड लिखा जाता है कि जब एक्सेप्शन ना हो तब, यानी एक्सेप्ट और एल्स में से कोई एक ही चलता है, दोनों एक साथ नहीं चलते। यानी एक्सेप्शन अगर हैंडल हो रही है, एक्सेप्ट अगर चल रहा तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चल रहा तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा, इन दोनों में से कोई एक चलेगा। फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है, वो कोड लिखा जाता है इसमें जो हमें हर केस में चलाना होता है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो। ठीक है, केवल फाइनली तब नहीं चलता अगर प्रोग्राम को पहले ही आप वो कर देते हैं, रोक देते हैं, उसको एग्जिट मार देते हैं, नहीं तो हर केस में फाइनली चलता है। ये अपनी जो है एक्सेप्शन बनाने के लिए यूज करा जाते हैं, रेज और असर्ट यूजर डिफाइन एक्सेप्शन के लिए यूज करे जाते हैं। तो इन कीवर्ड के बारे में आपको समझना है, कौन कौन सी कॉमन एक्सेप्शन, मान लिया थ्योरी में आ गया ये 2 नंबर में 4 नंबर में, तो इन कीवर्ड के नाम, इन कीवर्ड क्या करता है, एक्सेप्शन की डेफिनेशन, 4-5 एक्सेप्शन के नाम की, जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, सिंटैक्स एरर, टाइप एरर, ठीक है, इंडेक्स एरर, ये आप नाम लिख देंगे, हो गया आपका काम खत्म, एक्सेप्शन नाम का चैप्टर। ठीक है, इतनी चीजें पढ़ लोगे, मतलब ऐसी चीजें हैं ये जो आपको आनी ही आनी चाहिए, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। अगर इतना आ गया तो आप पेपर में कर लोगे काम। ठीक है, सर ये सुहासी ने CS ग्रुप में भेज दिया है वो स्क्रीनशॉट। CS तो बना के नहीं देखा बेटा तुमने, ये तो बाइनरी फाइल का, आप CSV फाइल बोल रहे थे। बाइनरी फाइल दी हुई है तो item.dat के नाम से, तो बस सबसे पहले हमें यही करना है, यहाँ पे item लिख देना है इसकी जगह। प्रोग्राम आपका बना हुआ है ही, देखो यही वाला। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको घबराना नहीं है बस। तो ये लिखा हुआ आइटम कंटेनिंग रिकॉर्ड स्टोर इन द गिवन फॉर्मेट, आइटम की आईडी, आइटम का नाम और आइटम के अमाउंट। राइट ए फंक्शन कॉपी न्यू दैट कॉपी ऑल द रिकॉर्ड whose amount is greater than 1000 from item.dat to new items.dat। तो देखो ये राइट करने को नहीं, ये कह रहा है कि हमें एक सबसे पहले तो क्या करनी है, हमें पहले तो वैसे राइट ही होती है, उसके बाद रीड होती है फाइलें। इसने कहा पहले तो हमारे पास एक फाइल, बाइनरी फाइल बनी हुई है। ठीक है, तो बाइनरी फाइल इसने कह दी कि पहले से ही बनी हुई है, उसमें ये चीजें हैं हमारे पास। अब आपको एक फंक्शन बनाना कॉपी न्यू नाम का। ठीक है, तो कॉपी न्यू नाम का एक फंक्शन आप बना लो। ये आपका बेटा इसलिए नहीं चला होगा क्योंकि आपके सिस्टम में पहले से बनी हुई तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन ने में कहा है कि पहले से बनी हुई, तो आपको आंसर में बनाने की जरूरत नहीं, राइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें क्या करना कि पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने का मतलब उसको पहले रीड करेंगे, रीड करने के बाद फिर उसको वो कर देंगे, अब दूसरी फाइल में डाल देंगे। देखो यहाँ पे ये समझो, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको अभी इतना कमेंट मार देता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप करेंगे डेफ, और क्वेश्चन में कहा है कि आपको कॉपी न्यू नाम का फंक्शन बनाना है, तो कॉपी न्यू नाम का आप फंक्शन बनाएंगे और फाइल को ओपन करेंगे। सबसे पहला काम है फाइल को ओपन करना। ठीक है, अब फाइल में, इस फाइल में जो डेटा है उसको दूसरी फाइल में लेके जाना, हमें एक दूसरी फाइल बनानी है। ठीक है, जिसका नाम न्यू आइटम होगा उस फाइल में, तो इसको रीड करना पड़ेगा। रीड करने के लिए क्या होता है, बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए हम pickle.load लगाते हैं, और लोड में इसका ऑब्जेक्ट पास कर दो। ठीक है, अब ये हमने रीड करने के लिए किसी भी मतलब वेरिएबल में डाल दिया, जैसे मान लिया डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया, उस डेटा में आ गया ये सारा का सारा। अब हमें क्या करना होगा कि भाई ये डेटा में आ गया, फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा लिखा हुआ है इसमें। अब डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा लिखा हुआ है और डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे डेटा लिखा हुआ, आइटम का आईडी और कोलन आइटम का नाम और कोमा अमाउंट, ये वो है लिस्ट में, ठीक है। और ये डिक्शनरी बनी हुई, ऐसा डेटा लिखा हुआ। मान लिया मैं फॉर एग्जांपल मानता हूं कि 3 आइटम के नाम है, आइटम की आईडी है 101, कोलन आइटम का नाम है ए, उसका अमाउंट है 50 रुपये, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरे की 102, आइटम की आईडी है बी, नाम है बी और अमाउंट है, उसने कितने 1000 से ज्यादा की बात करी है, तो इसका 500 मान लेते हैं, इसका 1200 मान लेते हैं, ठीक है। फिर 103 है और उसका नाम है सी, ठीक है, और इसमें का मान लिया 1500। तो इस तरह का डेटा आपकी फाइल में पहले से ही पड़ा हुआ है, ये कह रहा है वो क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने इस डेटा को रीड कर लिया, तो मतलब आपने एक डिक्शनरी ऐसी रीड कर ली। अब इस डिक्शनरी में से आपको ये देखना जिसका जो ये प्राइस है वो 1000 से ज्यादा है। तो प्राइस देखने के लिए अभी मैंने बताया था डिक्शनरी में से क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे पहले, ठीक है। डिक्शनरी का नाम हमारे पास क्या होगा, डेटा, क्योंकि हमने डेटा नाम के उसमें रखा है। तो अब इसमें लूप चला दो, वही फॉर लूप का कॉन्सेप्ट लगा दो आप कि भाई आपने एक फॉर लूप लगा दिया जिसमें आई इन डेटा कर दिया आपने। तो ये आई में हमारे पास पहला क्या आ गया, ये 101 आ गया। अब 101 का हमें देखना प्राइस, कैसे देखेंगे बेटा बताओ, अगर 101 का प्राइस देखना, भाई डेटा जो है ये हमारे पास डेटा का आई पे डाल दिया 101, ठीक है। तो ये डेटा आई से हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये निकल के आएगा ना बेटा। जैसे ही मैं डेटा 101 लिखूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, बताओ कोई भी। इस डिक्शनरी में, डिक्शनरी का नाम अगर डेटा है, डेटा इक्वल टू, तो क्या रिजल्ट आएगा, AN 500। AN 500 आ गया, ये आ गया, ये लिस्ट बन के आ जाएगी। अब इस लिस्ट के सेकंड वाले एलिमेंट को देख लो, ये जो सेकंड एलिमेंट यानी फर्स्ट वाली इंडेक्स पे, तो ये फर्स्ट वाली इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ये कैसे आएगा, इसका यहाँ पे 1 लगा दिया मैंने, 1 लगा दिया। 1 लगाने के बाद ग्रेटर देन कर दिया ये, अगर 1000 से ज्यादा है। अगर 1000 से ज्यादा है तो क्या करना, हमें इसको एक दूसरे फाइल में भेजना। तो पहले तो इन सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक लिस्ट बना लो, ठीक है। हमें क्या भेजना है, हमें दैट कॉपी ऑल रिकॉर्ड हुज अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है। तो हम एक मान लिया यहाँ पे के नाम की या न्यू में बना रहे, तो एन नाम का एक हमने ये लिस्ट ले ली और एन में डाल दो इसको, ठीक है। किसको डाल देंगे, ये जो वैल्यू है हमारे पास आई को हम आई का जो वैल्यू आएगी उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने एन डॉट अपेंड कर दिया, अपेंड में हमने क्या डाल देंगे बेटा, डेटा का आई। ये जो आप सही कह रहे, इस क्वेश्चन में जो सोल्व कर रखा उसमें थोड़ी गलतियां हैं, उसमें यहाँ डेटा नहीं लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। I11 कर दिया, I11 नहीं होगा, वो डेटा से होगा, या जो भी उन्होंने क्या नाम लिख रखा, F ऑब्जेक्ट लिख रखा, तो F ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आई में तो डायरेक्ट आएगा ही नहीं क्योंकि वो डिक्शनरी टाइप है। बस ये अपेंड कर दिया। अब दूसरी, ये सारा का सारा अपेंड होता जाएगा, जो भी 1000 से ज्यादा होगा वो एन में आ जाएगा। अब एन को आपको डंप कर देना, एक दूसरी फाइल बनाएंगे यहाँ पे। दूसरी फाइल राइट मोड में ओपन कर लो, एक एफ है वो, तो एफ एन बना लो, नई फाइल ओपन कर लो। उस फाइल का नाम इसने कहा है कि न्यू आइटम्स के नाम से बनानी, तो न्यू आइटम्स के नाम से एक .dat नाम से एक फाइल बनाई और उसको राइट मोड में ओपन कर लिया WB में, ठीक है। WB में ओपन करा उसको, और WB में ओपन करके उस फाइल में हमने क्या करना बेटा, राइट करने के लिए क्या होता है, डंप, ठीक है। डंप में क्या डाल देना, ये n को डाल देना है, ठीक है। और fn जो है फाइल का ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, इसमें डाल दिया और यहाँ पे पिकल ये कर देंगे, बाकी हमें करने की जरूरत नहीं, बस कॉपी न्यू को कॉल कर दो, हो गया, प्रोग्राम बन गया। फाइल को क्लोज जरूर कर दो दोनों को बाद में, ठीक है, पहले उसको ओपन करने से पहले इसको क्लोज कर दो, एफ डॉट क्लोज कर दो यहाँ पे, और फिर एफ एन को भी क्लोज कर दो, एफ एन डॉट क्लोज। कब क्लोज करने की जरूरत नहीं होती फाइल को? सर जब विद लगता है सामने, जब विद लगता है तब जरूरत नहीं होती। बस बन गया प्रोग्राम, इतना लिखना था इसमें, और ये कॉपी न्यू को कॉल करना, ठीक है। अभी हम चलाएंगे, चलेगा नहीं, हमारे पास फाइल बनेगी नहीं, क्योंकि आइटम डॉट डीएटी नहीं बनी हुई है। क्वेश्चन में कहा वो पहले से ही बनी हुई, आपकी तब बनेगी, पहले आप आइटम डॉट डीएटी को बनाओगे यहाँ पे, ठीक है, उसको बनाओगे, उसमें डेटा फीड करोगे, तब आप चलाओगे, तो प्रैक्टिकली सब होगा, ठीक है। क्लियर बेटा? सर एक और डाउट है छोटा सा इसी में, हाँ, कि अगर यहाँ पे जो हमें डेटा का फॉर्मेट है वो डिक्शनरी में दे रखा है, बट अगर 2D नेस्टेड लिस्ट में दे रखा हो, तो फिर यहाँ पे जो हमारी रेंज होगी वो क्या होगी? फिर जो क्वेश्चन ये किया हुआ ना बेटा, जैसे इन्होंने सोल्व किया हुआ है इसमें, फिर उसी तरह से करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, वो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग दे रखा, फिर तो हमें डायरेक्ट ही कर देंगे। यहाँ पे उन्होंने इस 101 को भी जो क्वेश्चन जो सोल्व कर रखा ना इसमें, वो ऐसे कर रखा है 101 A 500, ऐसे फॉर्मेट लेके कर दिया वो, ठीक है। ओके सर। ये लिस्ट ऑफ लिस्ट बना दी उन्होंने, तो उसकी वजह से अलग अलग वो करके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और बेटा किसी को कुछ पूछना है? आईपी वाले स्टूडेंट्स बहुत बोल रहे हैं सर मुझे। चलो हाँ, आईपी वाले आईपी बोलोगे, वाले मुझे कह रहे हैं सर हमारा तो कुछ बता ही नहीं रहे। तो पूछोगे बेटा, हाँ। आज के जमाना ये है जो आगे आना पड़ता है। तो आईपी में पाइथन मायस्क्यूएल कनेक्टिविटी नहीं है, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी। अच्छा, कुछ डाउट नहीं है, आयुष कह रहा है, ये भी आईपी के स्टूडेंट है। अच्छा, मायस्क्यूएल कनेक्टिविटी में किसी को कोई डाउट था क्या? मायस्क्यूएल कनेक्टिविटी का बता दिया, एक प्रोग्राम, वो एक प्रोग्राम बता दिया सीएस वालों को। हाँ, वो उसी तरीके से कर देंगे सब। और किसी को डाउट? आईपी में किसी को कोई डाउट? प्रतीक्षा, कोई डाउट? बावन बच्चों में से अभी, अच्छा ओके ठीक है, तो अभी भी किसी को कोई भी डाउट नहीं है फिर? 26। ठीक है सर, थोड़ा सा एसक्यूएल बता दो इनको, थोड़ा सा इनके लिए भी रिकैप हो जाएगा एक तरीके से। एसक्यूएल में देखो बेटा, एसक्यूएल जो है हमारे पास, उसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, कुछ फुल फॉर्म याद रखनी है सबसे पहले, तो कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पेपर में आप वो कर लोगे तो आपको उनसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले आपको एसक्यूएल की फुल फॉर्म, डीबीएमएस की फुल फॉर्म ये पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एसक्यूएल की जो सब लैंग्वेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनमें कौन कौन सी क्वेरी होती है, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लिया अगर हम सब लैंग्वेजेस की बात करें, सब लैंग्वेजेस ऑफ एसक्यूएल कितनी तरह की होती हैं बताओ भाई? डीडीएल सर मेनली 4 होती हैं, वैसे बहुत सारी। डीएमएल, डीक्यूएल, टीसीएल, डीसीएल और टीसीएल, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म सबको पता होनी चाहिए। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इनमें कौन कौन सी क्वेरी आती है? डीडीएल में जैसे हमारे पास क्रिएट की होगी, ऑल्टर की होगी, ठीक है, ड्रॉप हो गई आपके पास, टर्नकेट हो गई आपके पास, ठीक है। डीएमएल में आपके पास इंसर्ट की क्वेरी होगी आपकी, ठीक है। 2 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाता है, क्वेरी के नाम दे दिए, ठीक है, कमांड पूछ ली कि ये किस टाइप की लैंग्वेज में आएगी। इंसर्ट होगी हमारे पास, अपडेट हो गई,
ठीक है, और डिलीट हो गई। जो DQL है उसमें हमारे पास सेलेक्ट हो जाती है। DCL में हमारे पास ग्रांट होती है, रिवोक होती है। यूजर को क्रिएट करने के लिए, उनको परमिशन देने के लिए ग्रांट, और परमिशन रिमूव करने के लिए, यूजर रिमूव करने के लिए रिवोक। ठीक है, रोल बैक और कमिट जो होती है वो हमारे पास, कमिट हम उसमें भी यूज करते हैं पाइथन MySQL कनेक्टिविटी में। ठीक है, सेव करने के लिए परमानेंटली किसी भी क्वेरी को वहां से। देखो DDL और DML में सबसे मेन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो DDL कमांड पे रोल बैक काम नहीं करता। रोल बैक का मतलब होता है अंडू कर देना, यानी एक कमांड आपने लिखी उसको रिवर्ट कर देना। तो DDL कमांड रोल बैक नहीं होती, जबकि DML कमांड रोल बैक हो जाती है। DDL कमांड टेबल की स्ट्रक्चर पे काम करती है, DML कमांड टेबल के डेटा पे यानी रो पे काम करती है। ये वाली कमांड रो पे काम करती है और ये वाली कमांड टेबल की स्ट्रक्चर पे काम करती है। कमांड की कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, क्रिएट वाली कमांड, ऑल्टर, ड्रॉप, टर्नकेट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये जो कमांड दी हुई है इन्हीं से क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन जो क्वेरी वगैरह आती हैं वो इन्हीं से ही आती हैं। अब आपको जो है एक चीज ध्यान रखनी, इसके साथ आपको एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, कि कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास, इनको हम मल्टीपल रो फंक्शन भी बोलते हैं या ग्रुप फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रुप फंक्शन बोल दो या मल्टीपल रो फंक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये एक साथ मल्टीपल रो पे काम करते हैं। जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, AVG लिखते हैं एवरेज को, मैक्स हो गया, मिन हो गया। ठीक है, और हमारे पास काउंट हो गया। ये हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास, आपसे पूछ लिया लाइक कमांड वो होता है क्लोज एक। ठीक है, लाइक में हम कौन कौन से वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करते हैं, कौन कौन से करते हैं? अंडरस्कोर, परसेंटेज और अंडरस्कोर और परसेंटेज साइन। परसेंटेज साइन। परसेंटेज साइन किस लिए होता है? कि वो 0 और मोर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये जो है ये एक अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो इनका यहाँ पे यूज करते हैं लाइक कमांड का। ठीक है, आपसे जो ऑल्टर कमांड है, ऑल्टर कमांड का यूज क्या होता है? ऑल्टर कमांड का यूज, अगर हमें टेबल में एक नया ऐड करना, न्यू कॉलम, तो ऑल्टर से होगा। डिलीट करना हमें एग्जिस्टिंग कॉलम, तो किससे होगा? ऑल्टर से होगा। कॉलम के बारे में, टेबल बन चुकी है, बनने के बाद टेबल में अगर उसके कॉलम में कुछ भी चेंज करना तो ऑल्टर से। ठीक है, ऐड करना कॉलम, डिलीट करना कॉलम, या उस कॉलम के अंदर हमें डेटा टाइप चेंज करना, चेंज डेटा टाइप ऑफ कॉलम। ठीक है, तो हमें ऑल्टर का यूज करना। ऑल्टर की ये तीनों कमांड आप अच्छे से रट लो, इनकी क्वेरी आएगी पेपर में, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बस चेंज, नाम चेंज करने, क्वेरी यही है 3। ठीक है, जैसे ऐड करना तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके वो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे फिर ऐड कॉलम। ठीक है, और फिर कॉलम का नाम और उसका टाइप, जो भी वैर कैर या स्ट्रिंग। तो ये 3 चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी लिखी हुई, बाकी ये फिक्स है आपकी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन में मिलेंगे, आपको तो कुछ लिखना ही नहीं है, अपनी तरफ से तो कुछ करना ही नहीं भाई। ये भी क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, ये भी क्वेश्चन में मिलेगा, ये भी क्वेश्चन में मिलेगा, और बाकी ये 4 वर्ड जो है आपके, ठीक है, ये आपके कॉमन ही है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए ऐड करने का। ठीक है, तो ये तो कोई बड़ी बात हुई नहीं। डिलीट करना तो डिलीट में भी सेम चीज रहेगी, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डिलीट, ऐड की जगह ड्रॉप कर देंगे, बस ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम, जो भी कॉलम आपको डिलीट, तो ये कॉलम का नाम आपको मिलेगा लिखा हुआ। हर क्वेरी में सेमीकोलन लगाना बाद में। टेबल का नाम, कॉलम का नाम क्वेश्चन में मिलेगा,
ऐड की जगह ड्रॉप लिख देना, सेमी क्वेरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वो करना है, ठीक है। तो भाई जैसे अगर हमें डेटा टाइप चेंज करना तो क्या होगा, जल्दी बताओ। मॉडिफाई करेंगे ना, मॉडिफाई लिख देंगे, तो वहां पे यही लिखेंगे सारा और मॉडिफाई लिख देंगे। मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम और न्यू टाइप, जो भी न्यू टाइप है वो लिख देंगे, ठीक है। तो ऐड करना हो आपको कॉलम, ठीक है, या ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप कर देंगे। अगर हमें जो है कॉलम को चेंज करना तो वहां पे मॉडिफाई लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, बाकी तो बस ऐड, ड्रॉप, मॉडिफाई, ठीक है। ये कॉलम वर्ड लिखना भी आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है, तीनों में, कि आप नहीं भी लिखोगे तो वो नहीं, पर आपको ज्यादा वो नहीं रखना, ठीक है। आप अगर लिखनी है तो सही है, अगर क्वेश्चन में लिखी हुई कमांड है तो ये कॉलम वर्ड जो है ये ऑप्शनल होता है आपका। तो ये ऑल्टर की कमांड है, ये 3 कमांड होती हैं और तीनों में से आपके पेपर में जरूर आएंगी ये। इसके साथ साथ आपके पेपर में प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, इन 5 की के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन किसी में भी डिफरेंस पूछ लेंगे, थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन। प्राइमरी की क्या होती है, एक टेबल में एक ही हो सकती है प्राइमरी की, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। प्राइमरी की नल नहीं होती, नॉट नल, ठीक है। कुछ पॉइंट लिखने कि वो नल नहीं हो सकती। प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, यूनिक हो सकती है। वन ओनली, ओनली वन इन ए टेबल, इन ए टेबल, एक टेबल में एक ही हो सकती है। तो ये क्या होती है, ये हमारे पास प्राइमरी की होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को। फॉरेन की क्या होती है, ठीक है, प्राइमरी की ऑफ ए टेबल इन अनदर टेबल, अगर दूसरी टेबल में यूज करी जा रही तो वहां क्या कहलाती है, वहां पे वो फॉरेन की कहलाती है। फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है, फॉरेन की नल भी हो सकती है, ठीक है। तो वो डुप्लीकेट भी हो सकती है, नल भी हो सकती है। यूनिक की क्या होती है, ये यूनिक होती है बट कैन बी नल, नल भी हो सकती है, ठीक है। यूनिक रहेगी लेकिन नल भी हो सकती है। तो प्राइमरी की और यूनिक की में क्या फर्क हो गया, प्राइमरी की नल भी नहीं होगी, ये नल हो सकती है। यूनिक की एक टेबल में कितनी भी हो सकती है, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। कैंडिडेट की क्या होती है, ऐसे एट्रीब्यूट टेबल के जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट की, ठीक है। उनमें से एक बन जाता है प्राइमरी, जो बाकी बच गए वो अल्टरनेट। ऐसी कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बन पाई वो अल्टरनेट की कहलाती है। कैंडिडेट की हमारे पास और अल्टरनेट की या यूनिक की कितनी भी हो सकती है हमारी टेबल में, ये इनका कॉन्सेप्ट होता है। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कैर और वेर कैर में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पढ़ना। डिलीट, ड्रॉप और टर्नकेट में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। काउंट और में कॉलम का नाम लिख देते हैं और काउंट में स्टार लिख देते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है अभी विपिन सर बताएंगे इनके बारे में। विपिन सर, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है, एक कॉल लेके, आप इतने बताओ। मैं अजीत को थोड़ा ट्रांसफ़र करूँगा सर, थोड़ा सा मैं कुछ अपलोडिंग का काम कर रहा था वेबसाइट पे। अच्छा, तो मैं अजीत को ये थोड़ा सा बताने के लिए थोड़ा ट्रांसफ़र करूँगा। अजीत, अजीत अवेलेबल है? हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा बता देना ज़रा इनको, मैं थोड़ा कुछ अपलोडिंग का काम कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा अभी सर थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता देना, कैर वैर कैर। ठीक है, ठीक। सीएस वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे? एक क्लास है जो मैंने ली थी भाई, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को कुछ दिन पहले। कैसा था वो क्लास? बढ़िया सी सर, बढ़िया सी।
तो भाई ये सारे जितने भी की यहाँ पे बताया है ना सर ने, प्राइमरी की, फॉरेन की या यूनिक की, कैंडिडेट की, और इसका क्या बोला था सर ने, ये क्या लिखा हुआ है? मैं तो अभी देखा, सर की आवाज आई तो मैं देखने लगा। अल्टरनेट की। हाँ, अल्टरनेट की, ओके। तो सबसे मैं स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ आपको कि प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है और यूनिक की क्या होती है। सब में डिफरेंस थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ। देखो, मैंने उस दिन के क्लास में भी बताया था फॉरेन की का एग्जांपल लेकर के आपको। जितनी भी की है ना, ये सब में इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यूज होती है फॉरेन की। प्राइमरी की तो हर टेबल में मिल जाता है कि जब तक अगर जो उस टेबल में अगर जो कोई यूनिक वैल्यू हो, मीन्स एक तरीके का एग्जांपल ले लो, आईडी वगैरह जो होते हैं सारे यूनिक होते हैं टेबल में, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कि कोई एम्बिग्यूटी ना आए टेबल में, इसलिए प्राइमरी की का हम लोग यूज करते हैं। ओके, पर फॉरेन की क्या होता है ना, फॉरेन की दूसरी टेबल में, हेलो ये कौन है भाई? ये सब मत करो यार, क्या कर रहे हो भाई? कौन शेयर कर रहा है स्क्रीन? क्लासेस में ना यार यही दिक्कत है। ये किसकी वीडियो ऑन है? ये क्लासेस भी ढंग से लेने नहीं देते यार। एक तो इतना एफर्ट कर रहे हैं, ऊपर से ये लोग इतना परेशान हैं। ठीक है, ओके अजीत, कैरी ऑन। हाँ, तो फॉरेन की का मतलब क्या हुआ भाई? फॉरेन की ना सिंपली हम लोग तब यूज करते हैं ना जब कोई भी एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करवाना हो। ओके, उसमें फॉरेन की का यूज करते हैं। जब ज्वाइन कीवर्ड और वगैरह का जब आप यूज करते हो ना, तो उसमें फॉरेन की का ही हम लोग यूज करते हैं। विदाउट यूजिंग फॉरेन की, विदाउट यूजिंग फॉरेन की हम लोग कोई भी टेबल को ज्वाइन नहीं करवा सकते हैं। सो जब भी कोई कनेक्शन करवाना हो हम लोगों दो टेबलों के बीच में, तब हम लोग फॉरेन की का यूज करते हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं? अब जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट आईडी है और एक बुक आईडी नाम का टेबल है, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है और एक बुक नाम का टेबल है। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी नाम का एक कॉलम बना हुआ है या एक एट्रीब्यूट कह लो आप लोग, और बुक टेबल में एक बुक आईडी नाम का एक टेबल बना हुआ है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एट्रीब्यूट्स उसमें बने हुए हैं फॉरेन की में, और जो आपका स्टूडेंट टेबल है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट आईडी को छोड़ करके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी बने हुए हैं। पर जब हमें कनेक्शन करवाना होता है ना, तो दोनों में ना कुछ ना इंटर रिलेशन होना चाहिए, तब कनेक्शन होता है। विदाउट इंटर रिलेशन हमारा कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो सकता दो टेबलों के बीच में। इसीलिए आपने सुना भी होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब का यूज, इस पे क्वेश्चन भी आता है और मैंने क्लास में करवाए भी थे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे क्वेश्चन, कि जब भी कोई दो टेबल के बीच में कनेक्शन ना होता है तब उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जिसमें हाँ सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मानो जब भी फॉरेन की का जब भी हम लोग यूज करते हैं ना, उसका यूज कब हम लोग करते हैं? जब किसी दो टेबलों के बीच में मुझे कनेक्शन करवाना हो। ओके, विदाउट इंटर रिलेशन या को रिलेशन, अगर जो दो टेबलों के बीच में कोई को रिलेशन नहीं है, तो हम लोग वो टेबल को कनेक्ट नहीं करवा सकते एक दूसरे से विदाउट यूजिंग फॉरेन की। तो इसलिए फॉरेन की का आपका इस्तेमाल कब होना चाहिए? जब आप देखो कि कोई टेबल, एक टेबल स्टूडेंट है और एक टेबल मान लो बुक नाम का एक टेबल बना हुआ है, इन दोनों में कोई को रिलेशन है। मीन्स अगर जो कोई मैचेबल है, मानो बुक आईडी 101 है, 102 है, 103 है और एक स्टूडेंट आईडी में 123 है, तो जो 101 आईडी है ना, वो 123 स्टूडेंट को, आईडी वाले स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, तब जाकर के हम लोगों का कनेक्शन बिल्डअप होता है फॉरेन की के यूज से। समझ में आ गई है? इसी को कहते हैं हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। कोई सुन रहे हो भाई? क्या नहीं सुन रहे हो? सुन रहे सर? यस सर, यस सर, हाँ सुन रहे। हाँ, तो एक्चुअली फॉरेन की का हम लोग
उस समय इस्तेमाल करते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में बता रहा था आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कब करते हैं, जब ना कोई टेबल में रिलेशन ना बन रहा हो, मींस कोई कोरिलेशन हमें नहीं मिल रहा हो, तो उस समय कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें देता है। जब भी कोई ज्वाइन करवाएंगे ना तो कार्टेशियन प्रोडक्ट रिजल्ट में आता है। अब जैसे देख लो, कोई टेबल में m रोज है और दूसरे टेबल में n रोज है, या n कॉलम कह लो, तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या देता है आपका, अगर जो 4 रोज हैं एक टेबल में और दूसरे टेबल में भी 4 रोज है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्या देगा, 4 into 4 मीन्स 16 रोज बना देगा वो। ओके, पर कॉलम कितने रहेंगे, 4 + 8 कॉलम बनाएगा। और कितने रोज बनाया, 4 into 4 मीन्स हर एक वैल्यू के लिए, हर एक कॉलम के वैल्यू के लिए, जैसे कोई एक टेबल ले लो, उसका हर एक कॉलम वैल्यू के, वो मानो एक टेबल में 4 रोज है, दूसरे टेबल में भी 4 रोज है, तो पहला रोज ना वो चारों रोज दूसरे वाले टेबल के चारों रोज से कोरिलेट करेगा, मींस इंटर रिलेशन करवाएंगे। फिर दूसरा रोज वो चारों वाले सेकंड वाले टेबल के चारों रोज से इंटर रिलेट करेगा, उसी तरीके से सो ऑन होगा। तो इस कारण से हमें 4 into 4 मींस 16 रोज हमें मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ओके, समझ में आया? ये मैंने क्वेरी लिख करके आप लोगों को दिखाया था क्लास में, पर उस दिन बहुत कम स्टूडेंट्स आए थे भाई, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाया, बस ओवरव्यू दिया था आपको, और आप लोग भी थक गए थे। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब कैंडिडेट की देख लो, हाँ अब कैंडिडेट की देखो। कैंडिडेट की वो चीजें होती है ना, सिंपली अगर जो ऐसी कोई की जो ना पूरे टेबल को आइडेंटिफाई करे, तो उसे हम लोग कैंडिडेट की कहते हैं। ओके सर, लगता है आ गए हैं। हाँ जी, हाँ सर, कर सकते हो सर, कंटिन्यू आप। चलो बेटा, देखो हम यहाँ पे बात कर रहे थे बेटा, ये आपने बता दी सर डिलीट ड्रॉप वगैरह। मैं ये फॉरेन की के बारे में बता रहा था, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये फॉरेन की, कैसे कनेक्ट करवाते हैं दो टेबलों के बीच में, तो उस समय फॉरेन की का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं बता रहा था। चलो, तो एक इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ उनको। बेटा एक टर्म होती है जैसे डिग्री क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है टेबल की, ठीक है, या हमारे पास डोमेन क्या होता है, ये टर्म पूछे जाते हैं। जैसे एक टेबल बनी हुई है जिसमें आईडी, नेम और एज लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, राम, राज, और इसका नाम मुझको नहीं पता। यहाँ पे सैम लिखा है, यहाँ पे जॉन लिखा है। इसकी एज 15 18, इसकी नहीं पता मुझको एज, इसकी भी एज नहीं पता, और इसकी एज 23 लिखी हुई है, ठीक है। आपसे पूछा गया इस टेबल का नाम, मान लिया स्टूडेंट नाम की टेबल है, इस टेबल की डिग्री बताओ, क्या होगी, जल्दी से बताओ। 3। इस टेबल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम का दूसरा नाम क्या होता है, एट्रीब्यूट्स। नंबर ऑफ कॉलम्स बोल दो या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बोल दो। अच्छा, कार्डिनलिटी क्या होगी इस टेबल की, 5। कार्डिनलिटी होगी 5, ठीक है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। रोज को और क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स बोल देते हैं या टपल्स बोल देते हैं, ठीक है। ये कार्डिनलिटी होती है। डोमेन क्या होता है, डोमेन किसी पर्टिकुलर कॉलम से रिलेटेड होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे यहाँ पे स्टूडेंट 50 स्टूडेंट है और उनकी आईडी 1 से लेके 50 तक लिखी हुई है, तो ये आईडी का डोमेन मतलब जो इसकी पॉसिबल वैल्यूज हम इसमें लिख सकते हैं किसी कॉलम में, वो है कि 50 से ज्यादा वाली इनवैलिड मानी जाएंगी। एज जो है मैक्सिमम आप 25 लिख सकते हो, तो मिनिमम 11 लिख सकते हो, तो 11 से 25 तक की जो होगी वो हमारे पास क्या रहेगी, उसकी डोमेन बन जाएगा। डोमेन आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, जो भी किसी कॉलम के अंदर स्टोर की जा सकती हैं, वो हमारे पास क्या है, वो कहलाती हैं हमारे डोमेन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अभी एक क्वेश्चन मैंने लिखा था कि काउंट वाला, ठीक है। अगर आपसे कहा गया कि भाई आप बताओ काउंट का आउटपुट बताओ क्या होगा, अगर मैंने क्वेरी लिखी कि सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा,
कौन बच्चे बताएगा, जल्दी बताओ। काउंट का मतलब क्या है, क्या काम करता है काउंट फंक्शन? काउंट करने के लिए यूज तो होगा, क्या चीज काउंट करता है? नहीं पता है। पहली चीज, ये क्वेरी गलत है, ठीक है, इसमें काम नहीं करेगा। काउंट हो, सम हो, एवरेज हो, कोई सा भी फंक्शन जब आप यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन, इनमें पैरामीटर पास करा जाता है। बिना पैरामीटर के कोई फंक्शन यूज नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप सम यूज करो, एवीजी करो, मैक्स मिन, कोई सा भी नहीं चलेगा, ठीक है। इनमें पैरामीटर लिखना जरूरी है। मतलब ऐसे आप लिखेंगे जैसे आपने लिख दिया काउंट और स्टार। आपसे पूछा भाई काउंट और काउंट स्टार में क्या फर्क है, तो आप बताएंगे काउंट जो है बिना पैरामीटर के, अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा तो वो नहीं काम करेगा, वो एरर दे देगा, ठीक है। उसमें हमें बताना पड़ेगा, पैरामीटर देना पड़ेगा। काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट आपने लिखा तो आप बताएंगे कि एग्जाम्पल यही लेके इसमें समझा सकते हैं आप कि काउंट स्टार का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रोज। टेबल के अंदर कितनी रोज है, कितनी रो है इसमें 5, यानी ये टोटल रोज यानी कार्डिनलिटी बताता है, हमारी टेबल की कार्डिनलिटी कितनी है। किससे पता चलता है? काउंट स्टार से। अच्छा, अगर काउंट में यहाँ पे कॉलम का नाम लिख दो, जैसे आईडी लिख दो फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये बताता है कि उस कॉलम में, इस वाले कॉलम में नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज, कितनी नॉन नल वैल्यूज है इस कॉलम में, तो कितनी है जो नल को छोड़कर? 5 है। 5 ही तो है आईडी वाले में। सर 4 होंगी ना, एक नल हटा दिया हमने शायद। अच्छा, आईडी में नल कहाँ लिखा हमने? ठीक है, सॉरी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट काउंट आईडी की जगह नेम कर दूं फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, तो अब आएगा हमारे पास 4, क्योंकि इसमें ये नल है। अगर काउंट एज कर दिया तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। तो अगर कॉलम का नाम लिखते हैं, कॉलम के नाम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज इन दैट कॉलम, ठीक है। और काउंट स्टार का मतलब नेम या आईडी लिखने से क्या होता है, मतलब जो भी हमने कॉलम लिखा तो उस कॉलम में नॉन नल वैल्यूज। और काउंट स्टार लिखने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो एरर आएगा। तो ये काउंट वाले का कॉन्सेप्ट होता है। एक मैंने लिखा था वहां पे डिलीट के बारे में, कि डिलीट जो है ये रो पे काम करता है। ये हमारे पास DML की कमांड होती है। अगर हम बात करते हैं ड्रॉप की और टर्नकेट की, ठीक है, तो ये हमारे पास DDL कमांड है, ये भी हमारे पास DDL कमांड होती है, ठीक है। ये हमारे पास टेबल की स्ट्रक्चर पे काम करता है, टेबल की स्ट्रक्चर पे, ये भी टेबल की स्ट्रक्चर पे ही काम करता है, लेकिन स्ट्रक्चर को लॉक करके ये रो को डिलीट करता है, ठीक है। तो टेबल की स्ट्रक्चर को लॉक करके तब रो को डिलीट करता है। मतलब इसमें आप एक टाइम पे 1 और मोर रोज जो है वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप से आप कंप्लीट टेबल या डेटाबेस कुछ भी आप डिलीट कर सकते हैं, वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। इससे जो है ऑल रोज एट ए टाइम, ऑल रोज एट ए टाइम, एक ही बार में सारी की सारी रो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। ये रोल बैक नहीं हो सकती, रोल बैक इसमें पॉसिबल नहीं है। मतलब डिलीट होगी तो डिलीट, इसमें भी रोल बैक नहीं होगा। ये रोल बैक हो सकती है। रोल बैक का मतलब ऐसे ही नहीं आप करके देख लोगे, जब आप वो बनाते हो ट्रांजैक्शन उसके अंदर होती है वो, ठीक है। तो इसके अंदर वेयर की कंडीशन लग जाती है कि आप वेयर बताओ कि कौन सी कंडीशन बेस पे आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे जब भी अगर मान लिया आप एक से ज्यादा भी आप रो को डिलीट कर रहे तो वो 1 बाई 1 एक एक रो को एक टाइम पे डिलीट करता है और वेयर की कंडीशन लग जाती है। इन किसी में भी वेयर की कंडीशन नहीं लगती, ये सारी की सारी रो को एक साथ ही डिलीट करता है। टेबल की स्ट्रक्चर लॉक कर दी जाती है, मतलब उस टाइम पे जब ये क्वेरी चल रही ना तो कोई नई रो ऐड हो सकती ना ही
डिलीट हो सकती है। ये सारी की सारी को एक तरह से ऐसे करता है जैसे कंट्रोल ए करके हमने किसी फाइल में और डिलीट का बटन दबा दिया। ये ऐसे काम करता है जैसे आप बैक स्पेस या डिलीट का बटन दबा के 1 बाई 1 डिलीट कर रहे हो। और इसमें टेबल बची रहती है, टेबल डिलीट नहीं होती, टेबल का डेटा डिलीट होता है। इसके अंदर टेबल ही पूरी की पूरी डिलीट हो जाती है। ठीक है, फिर इनकी क्वेरी आप लिख के दिखा दो एक एक एग्जांपल की कैसे काम करेंगे कि डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, ड्रॉप टेबल का नाम, टर्नकेट टेबल का नाम या टर्नकेट टेबल टेबल का नाम, इस तरीके से काम करेंगे। इसमें वेयर की कंडीशन भी लगा क्वेरी लिख दो। 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, इस तरीके से करेंगे। तो ये एसक्यूएल से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ लेना। बाकी एक जॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उन जॉइन को आप 2 टेबल के बेस पे कैसे इक्वी जॉइन या नेचुरल जॉइन हम लगाते हैं उनको आप कर सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ आपको भेजी है, इस पीडीएफ को ये शॉर्ट है इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए, उनको आप रिवाइज कर लेना। जैसे सीएस वाले बच्चों के लिए, आईपी वाले बच्चों के लिए भी ये तो कॉमन ही क्वेश्चन है एसक्यूएल के। ठीक है, और सी आईपी वाले बच्चे जो है फंक्शन को अच्छे से करेंगे, जितने भी फंक्शन आपके पास दिए हुए हैं वो सारे फंक्शन आप पढ़ेंगे। नेटवर्किंग के सबके कॉमन ही क्वेश्चन है हमारे पास। नेटवर्किंग में ये पूछा जाता है सर्वर कहाँ रखा जाता है। ठीक है, एक केस स्टडी आती है कि सर्वर कहाँ पे प्लेस करा जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो, सबसे ज्यादा जहाँ कंप्यूटर होंगे वहां पे सर्वर लगा दो। स्टार टोपोलॉजी से लेआउट बना दो। ठीक है, स्विच और हब हर ब्लॉक में रखे जाते हैं। रिपीटर जहाँ डिस्टेंस 100 मीटर या उससे ज्यादा की होगी वहां पे रिपीटर लगाएंगे। प्रोटोकॉल के बारे में आप पढ़ लो, कौन सा प्रोटोकॉल किस लिए यूज करा जाता है। स्विचिंग टेक्नोलॉजी पढ़ लो, गाइडेड अनगाइडेड मीडिया के बारे में। ठीक है, ये है हमारे पास। पैन लैन मैन वैन क्या होते हैं, कहाँ यूज कर जाते हैं, एडिस प्लग इन, HTML XML वेबसाइट वगैरह, ये बेसिक है, ये थ्योरी वाली चीजें हैं, ये आप कर ही लोगे। ठीक है, इनको आप पढ़ लेना अच्छे से। बाकी जो आईपी वाले बच्चे हैं उनको तो पांडास, डेटा फ्रेम सीरीज, डेटा विजुअलाइजेशन वो भी करना अच्छे से। ठीक है, तो अगर किसी का कोई डाउट रहेगा पूछेंगे, ग्रुप है बना हुआ सर, हाँ ग्रुप में बच्चे बाकी डिस्कस कर सकते ठीक हैं। है, ठीक है। सो थैंक यू सर इतना अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे हिसाब से काफ़ी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये एक क्रैश कोर्स की तरह था, तो इसमें जो है सारी चीज़ कवर अप नहीं हो सकती थी, जितना भी कोशिश हुआ कर दिया। ठीक है।